at a startup in Johor Town. So let's just not waste much time here in the तो हम अपना सेशन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। उसके बाद कहीं पे भैया आपको अगर आवाज़ ना आए या मेरी स्क्रीन शेयर ना हो तो आप चैट में बता सकते हैं या अपना कैमरा ऑन माइक ऑन करके भी बता सकते हैं। जस्ट 1 मिनट। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है परफेक्टली। ओके जी ओके ओके जी, स्क्रीन शो हो रही है आपकी। ओके। आज का जो हमारा सेशन है उसको शुरू करते हैं। आज का जो मेन हमारा टॉपिक है वो है डॉकर एंड डॉकर कंपोज। डॉकर क्या होता है, डॉकर कंपोज क्या है, कंटेनराइजेशन क्या होती है, किसी भी प्रोजेक्ट को या प्रोडक्ट को कंटेनराइज किस तरह करते हैं, डॉकराइज किस तरह करते हैं, फिर उसकी डॉकर फाइल किस तरह बनती है, और डॉकर इग्नोर क्या होता है। इसके अलावा फिर डॉकर की नेटवर्किंग क्या होती है, डॉकर का आर्किटेक्चर क्या है बैकएंड पे, उस सारी चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑल ऑफ दिस वन बाय वन। आज का जो हमारा प्लान है वो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले स्लाइड से कोई कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे कि डॉकर का आर्किटेक्चर किस तरह होता है, बैकएंड में किस तरह वर्क करता है वो। फिर स्लाइड से उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ज़्यादा थ्योरी की तरफ हमारा रुझान नहीं होगा, मेन जो हमारा जो कंसर्न होगा वो हम प्रैक्टिकल होगा। हम जब स्लाइड से मेन टॉपिक सीख लेंगे उसके बाद हम जाएंगे एक छोटी सी नोड.जेएस ऐप को डॉकराइज करेंगे, डॉकर फाइल बनाएंगे, उसकी डॉकर इग्नोर बनाएंगे, और डॉकर इग्नोर बनाने के बाद हम उस डॉकर को रन करेंगे। उस जो हमारा जो छोटा सा नोड जैसे एप्लीकेशन होगा इसको हम रन करेंगे, फिर उसको बिल्ड करेंगे और डॉकर हब के ऊपर उसकी इमेज को पुश करेंगे। ये करने के बाद फिर हम एक मन स्टैक का प्रोजेक्ट लेंगे प्रोडक्शन ग्रेड। उसके बाद उसको उसके फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों की डॉकर फाइल्स लिखेंगे, डॉकर कंपोज लिखेंगे, और एक AWS के ऊपर एक डिप्लॉय करेंगे। इसमें आपको दिखाऊंगा किस तरह एक प्रोडक्शन ग्रेड प्रोजेक्ट डॉकर की मदद से डिप्लॉय किया जाता है। सो शुरू में हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे और फिर हम एडवांस लेवल तक जाएंगे वन बाय वन। तो डॉकर एग्जिस्ट क्यों करता है? सबसे पहले जो हमारी प्रॉब्लम आती है ना, सबसे पहले हम ये समझते हैं डॉकर को बनाने का मकसद क्या है, डॉकर को यूज़ करने का मकसद क्या है, हमें डॉकर क्यों सीखना चाहिए, तो डॉकर एग्जिस्ट करता क्यों है, कौन सी प्रॉब्लम है वो जो सॉल्व करता है। डॉकर का जो सबसे मेन प्रॉब्लम जो वो सॉल्व कर रहा है वो यही है कि एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम जो कि डेवलपर्स के दरमियान पाई जाती है वो होती है इट वर्क्स ऑन माई मशीन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मंच का प्रोजेक्ट है, अब वो मेरे पास बिल्कुल परफेक्टली रन कर रहा है। मेरे पास मेरे लोकल सिस्टम के अंदर नोड.जेएस भी इंस्टॉल्ड है, मेरे लोकल सिस्टम में मोंगोडीबी भी इंस्टॉल्ड है, और इसके अलावा रेडिस भी इंस्टॉल्ड है, और पोस्टग्रेस भी इंस्टॉल्ड है। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहा है। अब वो मेरे लैपटॉप में बिल्कुल परफेक्टली चलेगा। अब फ़र्ज़ कीजिए मैं यही वाला प्रोजेक्ट उठाकर मैं अपने दोस्त को देता हूँ जो कि टेकी नहीं है, नॉन टेक पर्सन है, उसके लैपटॉप में ये सारी चीज़ें इंस्टॉल नहीं होंगी, ना नोड.जेएस होगी, ना डॉकर सॉरी ना नोड.जेएस होगी, ना मोंगोडीबी होगी, ना रेडिस होगी, ना पोस्टग्रेस होगा, कुछ भी नहीं होगा उसके सिस्टम में। वो और वो प्रोजेक्ट्स के सिस्टम में जाके क्रैश कर जाएगा, वो नहीं चलेगा। अगर वो सब चीज़ों को इंस्टॉल करता है, लेट्स से वो वन बाय वन इंस्टॉल करता है, वो नोड.जेएस भी करेगा, वो पोस्टग्रेस करेगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो इन टाइम बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको हम जो हमारा नॉन टेकी फ्रेंड होगा हम उसको कहेंगे आपने सिर्फ एक डॉकर 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 का इंजन इंस्टॉल कर लेना है, या फिर अगर आप विंडोज़ के ऊपर हैं तो डॉकर विंडोज़ होता है, जो डॉकर पीसी होता है, आपने सिर्फ वो इंस्टॉल करना है और वो रन कर लेना। उसके बाद आपने ये प्रोजेक्ट लेना है और एक कमांड रन करनी है, आपका सारा प्रोजेक्ट खुद ब खुद स्पिन अप हो जाएगा, मोंगोडीबी भी बन जाएगी, नोड.जेएस भी सुफियान, इंस्टॉल हो जस्ट जाएगा। सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट, आपकी स्क्रीन क्लियरली शो हो रही। क्या जी, क्या कह रहे हैं आप? स्क्रीन क्लियर शो नहीं हो रही आपकी। स्क्रीन क्लियर लाइक क्या शो नहीं हो रही है, या क्लियर क्लियर का मतलब क्या है? शो हो रही है बट बहुत ज्यादा ब्लर है। ओके 1 मिनट, मैं दोबारा से शेयर करके देखता हूँ। आई डोंट नो व्हाट्स द इशू। ओके, मेरी क्या अब क्लियर शो हो रही है स्क्रीन, या सेम ही है? एनी प्रोग्रेस? अभी भी ब्लर है। ब्लर स्क्रीन का मैं लेट्स मुझे अपना नेट चेंज करने दें, मे बी इंटरनेट का इशू हो सकता है। जस्ट 1 मिनट।
your time be easy. ओके, मेरी स्क्रीन अब सही शो हो रही है? कोई प्रोग्रेस है पहले से? सेम ही है? मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो एनीवन? जी आपकी आवाज़ तो सही से आ रही है। स्क्रीन में कोई प्रोग्रेस है? ये सेम ही है? आई ओपन माई स्लाइड्स अगेन। पहले से तो ठीक है, हाँ अब ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। इसमें फर्क नहीं है। सॉरी सॉरी फॉर द डिले। हम अपना सेशन कंटिन्यू करते हैं दोबारा। सॉरी। हाँ, तो हम यहाँ तो हम ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली डॉकर एग्जिस्ट करता क्यों है। वो यही था जैसा मैंने आपको बताया था, अगर हमारे सिस्टम के अंदर वो सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल्ड हैं और हमारे फ्रेंड के सिस्टम में वो डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं होगी, तो सार इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग देम ऑल ऑफ देम अगेन एंड अगेन, हम क्या कर सकते हैं, हम उसे कहेंगे सिर्फ आप एक डॉकर इंजन या डॉकर पीसी इंस्टॉल कर लें और उसके बाद आपने क्या करना है, सिर्फ एक कमांड रन करनी होगी और जो सारी चीज़ें जिसकी हम बात कर रहे थे, वो मोंगो डीबी, नोड, रेडिस और पोस्टग्रेस, वो सब कुछ खुद ब खुद स्पिन अप हो जाएगा और खुद ब खुद एक कमांड से आपका सारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो जो प्रॉब्लम थी ना, जो कि हमारे लैपटॉप में ये जो प्रोजेक्ट है, ये मेरे लैपटॉप में चल रहा है, प्रोडक्शन में नहीं चलता, ये मेरे फ्रेंड के प्रोजेक्ट में लैपटॉप में नहीं चलता, वो प्रॉब्लम इस डॉकर ने आगे सॉल्व की है। सो डॉकर होता क्या है? डॉकर इस तरह का एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, आपके जो प्रोजेक्ट है ना, पूरी ऐप को वो एक यूनिट के अंदर ना कन्वर्ट कर देता है। उस यूनिट को कहते होते हैं कंटेनर। फॉर एग्जांपल, आपका एक प्रोजेक्ट के अंदर बैक एंड है, फ्रंट एंड है, मोंगो डीबी है, तो हर चीज़, जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स के पार्ट्स हैं ना, उन सबको एक कंटेनर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। बैक एंड का एक कंटेनर होगा, एक फ्रंट एंड का कंटेनर होगा, एक डेटाबेस का कंटेनर होगा। यानी एक ऐसे समझ लें आप लोग, एक डब्बा होगा, एक डब्बा बन जाएगा आपके बैकएंड का, एक डब्बा बन जाएगा फ्रंट एंड का, एक डब्बा बन जाएगा आपकी डेटाबेस का। उन डब्बों को आप दोबारा पैकेज कर सकते हैं डॉकर कंपोज के साथ, एक बड़े डब्बे के अंदर डाल सकते हैं और उस डॉकर कंपोज को आप किसी भी सर्वर के ऊपर, प्रोडक्शन सर्वर के ऊपर अपने अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है, तो वो आप वहाँ पे वो बड़ा डब्बा लेके जाएं और एक कमांड रन करेंगे, वो उसके अंदर जितने भी डब्बे होंगे और सब कुछ सारे डब्बे रन हो जाएंगे। आप किसी फ्रेंड के कंप्यूटर पे चलाने हैं तो भी एक कमांड के साथ वो
जितने भी उसके कंटेनर्स होंगे वो रन हो जाएंगे। तो यही यही प्रॉब्लम को डॉकर ने आगे सॉल्व किया। उन जो छोटे डब्बे होते हैं उन डब्बों को कहा जाता है कंटेनर, और ये आइडेंटिकली रन आइडेंटिकली ऑन एनी मशीन दैट हैव डॉकर इंस्टॉल। किसी भी मशीन के अंदर, आइदर वो विंडोज़ है, आइदर वो लाइनक्स है या मैक ओएस है, आपके अगर उसमें डॉकर इंस्टॉल होगा तो वो प्रोजेक्ट सेम ही वर्क करेगा। जिस तरह अगर मेरे पास लाइनक्स इंस्टॉल्ड है और मेरे पास जिस तरह वो बिहेव कर रहा था, आपके पास विंडोज इंस्टॉल है, और जब आप उस प्रोजेक्ट को रन करोगे ना यूजिंग डॉकर, तो सेम ही बिहेव करेगा। ये जो ब्रिज है ना, बेसिकली वो ब्रिज क्रिएट कर देता है डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स के दरमियान। तो पहले जो प्रॉब्लम हुआ करते हैं, डिपेंड्स ऑन योर सिस्टम, ये मेरे सिस्टम में चल रहा है, आपके सिस्टम में चलेगा या नहीं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया डॉकर ने आके। तो फ़र्क क्या होता है कंटेनर्स और वर्चुअल मशीन्स के अंदर? जो कंटेनर्स हमारे जो मशीन के ऊपर रन होते हैं कंटेनर, हम आप रन कर सकते हैं कंटेनर। उबंटू की भी एक इमेज ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप उबंटू के कंटेनर रन कर सकते हैं, आप मोंगोडीबी का कंटेनर रन कर रहे हैं, आप रेडिस का कर रहे हैं, आप अपने फ्रंट एंड का कंटेनर कर रहे हैं। तो कंटेनर्स में और वर्चुअल मशीन में क्या फ़र्क होता है? तो जो मेन डिफरेंस है ना, वो ये है कि आप अगर एक वर्चुअल मशीन रन करते हैं ना, अगर मैं आपको यहाँ पे इसमें ले जाके यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊँ ना, वीएमवेयर एक सॉफ्टवेयर है। इसकी मदद से ना आप कितने भी वर्चुअल मशीन होती हैं ना, वो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन कर सकते हैं। आप उबंटू की ले लें, लाइनक्स की, आप मैकओएस की ले लें, आप विंडोज़ की भी ले लें। यहाँ पे आपको इमेजेस जो वर्चुअल मशीन है वो आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको वीएमवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी बेस इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी। आप फर्ज करें ना आपके पास विंडोज इंस्टॉल्ड है, आप लाइनक्स को यूज़ करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, वीएमवेयर इंस्टॉल करेंगे, लाइनक्स की इमेज इंस्टॉल करेंगे, उसके अंदर लाइनक्स को वीएमवेयर के अंदर इंस्टॉल करेंगे, और फिर आप लाइनक्स अपने विंडोज़ के ऊपर भी चला सकते हैं। और अगर आपने उसका दूसरा वे भी आप क्या करें, एक कंटेनर रन कर रहे हैं लाइनक्स का, उबंटू का कंटेनर भी ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप उससे भी उबंटू को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा, वर्चुअल मशीन होती है ना, जो वर्चुअल जो कि मैंने अभी बताया वीएमवेयर से जो वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी, उसका एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा और एक कर्नल भी होगा। हमने लास्ट सेशन के अंदर जब लाइनक्स सेशन था, मैं आपको बताया था कर्नल क्या होता है। कर्नल बेसिकली एक प्रोग्राम होता है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करता होता है। हम जो यहाँ सॉफ्टवेयर से मशीन से कोई कमांड्स रन करते हैं या फिर इंटरेक्ट करते हैं, कीबोर्ड से हम बटन दबाते हैं, हम यहाँ से क्लिक करते हैं, वो सब कुछ जाके बैकएंड में सिस्टम कॉल्स में कन्वर्ट करता होता है, और फिर आगे जाके वो सीपीयू के पास जाती होती है, कर्नल के पास जाती है। कर्नल फिर उसको सीपीयू असाइन कर देता है, उसको रैम चाहिए, उसको रोम चाहिए, ये सब कुछ हमने लास्ट सेक्शन में बिल्कुल डिटेल में कवर किया था। होपफुली आप सब लोगों ने लिया होगा। लेकिन जो कंटेनर्स होते हैं ना, बेसिकली वो अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम साथ लेकर नहीं आते, वो अपना कर्नल रन नहीं करते आपके सिस्टम के ऊपर। वो क्या करते हैं, जो आपका कर्नल चल रहा है ना, इधर आपका लाइनक्स है या आपका विंडोज़ है, दोनों के ही कर्नल होते हैं, या बेशक मैकओएस है उसका भी कर्नल होता है, तो वो आपका ही कर्नल को यूज़ करेगा। आपने मल्टीपल कंटेनर रन कर दिए, वो सारे जो जितने भी कंटेनर होंगे ना, वो सेम जो आपका कर्नल होगा उसी को ही शेयर करेंगे और उसी को ही यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट हो जाते हैं। आप सिस्टम के ऊपर मल्टीपल कंटेनर्स, आप 10 से 15-20 कंटेनर्स रन कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन कि आपका सीपीयू और रैम कितनी है आपके सिस्टम के अंदर। लेकिन जो वर्चुअल मशीन है ना, वो अगर आप मैक्सिमम एक रन कर पाएंगे या मैक्सिमम दो, उसके बाद वो क्लॉक आउट हो जाता है। आप कितनी अगर आपकी 16 GB रैम है या फिर 8 GB 16 GB या 8 GB रैम है, तो आप ये एक से दो वर्चुअल मशीन एक ही रन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। आपकी जो रैम है वो क्लॉक आउट हो जाएगी। लेकिन कंटेनर्स आप मल्टीपल कर सकते हैं। उसके रीज़न क्या है, वो आपका कर्नल यूज़ करते हैं, वर्चुअल मशीन अपना कर्नल साथ लेके आते हैं। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। तो आज आप लोग क्या जो वर्ड सुनने वाले हैं, जो टेक्नोलॉजीज, जो फिर टर्म्स डेफिनेशन जो सुनने वाले हैं, वो ये चार चीज़ों पे ही होंगे मोस्टली। इमेजेस क्या होती हैं, कंटेनर्स, डॉकर फाइल और रजिस्ट्री। इमेज क्या होती है, जो हमने एक जिस चीज़ को हमने डॉकराइज करना है ना, उसका एक रेडीमेड ब्लूप्रिंट होता है, उसको एक इमेज कहते होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक बैकएंड है, उसका हमने कंटेनर बनाना है, तो कंटेनर बनाएंगे हम, उसको क्या लिखेंगे, डॉकर फाइल लिखेंगे। डॉकर फाइल लिखने के बाद जो हम उसको जब क्रिएट करेंगे तो एक इमेज क्रिएट हो जाएगी, उस इन एक ब्लूप्रिंट क्रिएट हो जाएगा। ये बैकएंड का ब्लूप्रिंट है, ये फ्रंट एंड का ब्लूप्रिंट है। उसमें क्या होगा, उसमें ब्लूप्रिंट के अंदर डिफाइन होगा कि ये बैकएंड का प्रोजेक्ट है, फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट है, उसको चलाना किस तरह है, वो एक इमेज बेसिकली क्रिएट हो जाती है। ब्लूप्रिंट जिस तरह आपको कंस्ट्रक्शन में आपने देखा ना, सबसे पहले हम बिल्ड करने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते होते हैं, इसमें सारा हमें खाका होता है उसका, हम देख सकते हैं कि क्या चीज़ बनने वाली है। इस तरह ही इसकी भी एक इमेज होती है, और जो जिसमें हमें देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट ये किस चीज़ की इमेज है और ये वर्क किस तरह करेगी। और जो इमेज जब हम उसको रन कर लेंगे ना डॉकर के साथ, तो वो जो रनिंग इमेज होती है उसे वो कहलाती होती है कंटेनर।
रनिंग इंस्टेंस ऑफ एन, यहाँ पे लिखा हुआ है रनिंग इंस्टेंस ऑफ एन इमेज, ये कहलाती होती है कंटेनर। जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है और जो उसका खाका होता है उसको कहते होते हैं इमेज, और जिसकी मदद से बनाना है, जिस कॉन्फ़िगरेशन की मदद से हमने बनाना है उसको कहते होते हैं डॉकर फाइल। या आगे हम लिखेंगे डॉकर फाइल तो मैं आपको बताऊंगा डॉकर फाइल की मनस्टैक प्रोजेक्ट्स की, नोड.जेएस की ऐप्स की किस तरह डॉकर फाइल लिखते होते हैं। ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन होती हैं जिससे हम बताते होते हैं कि इमेज बनानी किस तरह है। नोड.जेएस की ऐप है तो उसके लिए नोड चाहिए होगा हमें, और नोड हमने फिर npm इंस्टॉल करके नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने हैं, फिर नोड index.js करके प्रोजेक्ट को रन करना है, और जो सारी इंस्ट्रक्शन होती हैं ना वो डॉकर फाइल के अंदर लिखी जाती हैं। फिर आपने डॉकर फाइल के अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी, आपने एक इमेज क्रिएट की, इमेज को चलाया, वो क्या हो गया, कंटेनर बन गया। अब उसको स्टोर कहाँ पे करना है, उस कंटेनर को, उस इमेज को स्टोर कहाँ पे करना है, तो वो उसके कई सारे मेथड होते हैं। आप उस इमेज को क्लाउड पे स्टोर करने की बात कर रहे हैं हम। आपने अगर उसको स्टोर करना है, आप उसको स्टोर कर सकते हैं डॉकर हब के ऊपर भी। ये डॉकर का अपना एक क्लाउड प्रोवाइडर है जहाँ पे वो इमेजेस को स्टोर कर सकते हैं, स्टोर करते हैं। और उसके अलावा आप AWS के ऊपर स्टोर कर सकते हैं, AWS ECR के ऊपर, और GHCR के ऊपर भी कर सकते हैं। हम गिटहब की कंटेनर रजिस्ट्री होती है डिफरेंट, हम जो यहाँ पे यूज़ करेंगे वो डॉकर हब करेंगे। ये डॉकर का अपना क्लाउड प्रोवाइडर है जहाँ पे आप ये स्टोर करते होते हैं, और ये फ्री है। तो हम जो इस सेशन में हम वही यूज़ करने वाले हैं। ये 4 कंसेप्ट होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये इसका वर्क किस तरह करता है। जिस तरह मैंने अभी पहले ही बताया है, पहले आप डॉकर फाइल लिखते होते हैं। डॉकर फाइल क्या होती है, इंस्ट्रक्शन होती हैं, रेसिपी होती है, उस पर लिखा होता है कि किस तरह ये खाना बनने वाला है। तो इस तरह ये डॉकर फाइल है, इसमें इंस्ट्रक्शन होती हैं किस तरह ये इमेज बनने वाली है, जो कि अब आगे हम लिखने वाले हैं। और फिर जब वो डॉकर फाइल लिखने के बाद हम उसको जब बिल्ड करते हैं तो हमारी एक इमेज क्रिएट हो जाती है। इमेज को जब हम रन करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, और रनिंग इंस्टेंस होती है इमेज की, वो कंटेनर कहलाती होती है, जो एक्चुअल डिश होती है हमारी। ये रेसिपी है, रेसिपी की एक्सिक्यूट करना, रेडी करना, सेव करना इमेज है, और एक्चुअल डिश होगी वो कंटेनर होती है। सो ये हाउ इट ऑल फिट्स टुगेदर। हम डॉकर फाइल से डॉकर बिल्ड किया, इमेज बन गई, डॉकर रन किया, कंटेनर बन गया, डॉकर पुश किया, रजिस्टर करिए, सारी कमांड हम रन करेंगे। जब हम एक नोड.जेएस की ऐप को डॉकराइज करेंगे तो ये सारी कमांड्स रन करेंगे। मैं आपको ये आगे दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले इसमें जो एक और मेन चीज़ होती है मल्टी स्टेज डॉकर बिल्ड्स। फॉर एग्जांपल अगर आपने डॉकर बिल्ड, आपने किसी भी एक नोड.जेएस की ऐप को या फिर रिएक्ट की ऐप को आपने डॉकराइज करना है, आप सिंपल भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, एक रिएक्ट चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, नोड.जेएस चाहिए होता है। आप नोड.जेएस लेंगे, नोड.जेएस की इमेज जो होगी, उसके बाद फिर आप उसके डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेंगे npm इंस्टॉल करके, और फिर आप उसको रन कर देंगे। लेकिन ये बहुत ही इनएफिशिएंट वे है। दूसरा जो एफिशिएंट वे होता है वो होता है मल्टी स्टेज बिल्ड्स। मल्टी स्टेज बिल्ड्स में क्या होता है, क्या आप जो डॉकर की इमेज को बिल्ड करते हैं ना, वो 2 स्टेजेस के अंदर बिल्ड करते होते हैं। एक स्टेज में आप क्या करेंगे, सिर्फ जो उसके जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है ना आपकी, अब वो उसको सिर्फ बिल्ड करोगे और डिपेंडेंसी इंस्टॉल करोगे। हमें, आपको पता है, हमें जब प्रोडक्शन में डॉकर, जब रिएक्ट की एप्लीकेशन को जब हम बिल्ड करते हैं तो उसमें एक डिस्क का फोल्डर क्रिएट हो जाता है। उसके अंदर क्या होता है, index.html होती है। हमें सिर्फ वही index.html चाहिए होती है। हमें ना उसका सोर्स कोड चाहिए होता है, ना उसके नॉन मॉड्यूल चाहिए होती हैं, ना टेक्स्ट फाइल चाहिए, तो कुछ भी चाहिए नहीं होता। तो लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, सिर्फ index.html। तो हम इतनी सारी चीज़ों को रखने का फ़ायदा क्या है, तो इससे बेटर नहीं है कि हम एक स्टेजेस बना लें, उसके एक स्टेज के अंदर हम सिर्फ इंस्टॉल कर लें और उसके बिल्ड निकाल लें, दूसरे स्टेज के अंदर उसको सर्व करें, तो index.html होगी वो हम उसको आगे प्रोडक्शन के ऊपर सर्व करते हैं। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा आगे। इससे यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि इससे फ़ायदा क्या होता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो इमेज का जो साइज़ है ना, वो 1.2 GB से 25 MB तक जा सकता है। क्योंकि अगर आप ये मल्टी स्टेज बिल्ड नहीं करेंगे तो आपकी इमेज जो लास्ट पे इमेज आएगी उसमें क्या होगा, सोर्स कोड भी होगा, नोड मॉड्यूल्स भी होंगे, टेक्स्ट भी होंगे, उन सबका साइज क्या होगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा ऑब्वियसली। वो 1 GB से भी ऊपर जा सकता है, और कई सिचुएशन में ऐसा होता है तो 3 से 5 GB तक भी चला जाता है, डिपेंडिंग अपॉन के नोड मॉड्यूल्स आपके कितने हैं और कितने अपने पैकेज इंस्टॉल किए हुए हैं। लेकिन हमें जो फाइनल इमेज में चाहिए होता है वो हमें क्या चाहिए होता है, index.html। हमें इतनी सारी चीज़ें रखने की जरूरत है नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसे मल्टी स्टेज बिल्ड करेंगे और सिर्फ इंडेक्स को सर्व कर देंगे। उससे क्या होगा, हमारा जो साइज होगा वो बिल्कुल डिक्रीज होकर 25 MB तक चला जाएगा। ये आगे हम करेंगे तो मैं आपको ये डिटेल में एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा इसमें। अब रियल ऐप्स में क्या होता है, रियल ऐप्स में मोस्टली जब आपका एक प्रोजेक्ट होगा, उसमें फ्रंट एंड भी होता है, उसमें बैक एंड भी होता है, उसमें डेटाबेस भी होती है, और उसमें बैक एंड के वर्कर्स भी होते हैं। अगर आप बुल MQ या फिर रैबिट MQ यूज़ कर रहे हैं
और इसके अलावा आपके मल्टीपल डाटाबेसेस भी हो सकती हैं, पोस्टग्रेस भी यूज़ कर रहे हैं, मोंगोडीबी भी यूज़ कर रहे हैं, आप कैशिंग के लिए रेडिस भी यूज़ कर रहे हैं। वही कितनी सारी चीज़ें हो गई, फ्रंट एंड भी है। अब आपको अगर एक एक करके सबके कंटेनर रन करने हैं तो आप क्या करोगे, पहले फ्रंट एंड का कंटेनर रन करोगे, फिर बैक एंड का करोगे, फिर आप जो वर्कर्स हैं उनका कंटेनर रन करोगे, फिर आप रेडिस का करोगे, फिर मोंगोडीबी का करोगे, और फिर अगर आप RabbitMQ कर रहे हो तो उसका कंटेनर रन करोगे। तो ये क्या हो गया, 5 से 6 कंटेनर हो गए। बहुत ज़्यादा मैसी वे है, बहुत ज़्यादा मैनुअल वर्क है। तो इस सबको कम करने के लिए जो हम चीज़ यूज़ करते हैं वो होती है डॉकर कंपोज। डॉकर कंपोज एक YAML फाइल होती है। YAML फाइल होपफुली आपको पता है YAML किस तरह लिखी जाती है। YAML एक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक तरीका है। उसमें आगे हम जब डॉकर कंपोज लिखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि डॉकर कंपोज की YAML होती है और किस तरह लिखी जाती है। उससे फ़ायदा क्या होगा, आप एक YAML फाइल लिखोगे, फिर आप एक कमांड रन करोगे जैसे डॉकर कंपोज। आप वो क्या करेगा, जितने भी सर्विसेज आपने उसके अंदर YAML के अंदर बताई होंगी ना, एक फ्रंट एंड की सर्विस है आपकी, एक बैक एंड की, एक डेटाबेस की, एक वर्कर्स की, वो सारी सर्विसेज को एक कमांड के अंदर ऑटोमेटिकली स्पिन अप कर देगा। ना आपको नेटवर्क्स का प्रॉब्लम होगा, ना आपको मल्टीपल कमांड्स रन करनी होंगी। इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करता है डॉकर कंपोज। और सो अब हम क्या करेंगे, जो ये जो कोड होता है आपका लाइव इंटरनेट जाता किससे, आपका कोड है उसको डॉकराइज करते हैं, बैकएंड भी करेंगे, फिर उसको फ्रंट एंड करेंगे, फिर इसको बैकएंड और फ्रंट एंड जब दोनों डॉकर डॉकर फाइल्स लिख लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉकर कंपोज की YAML लिखेंगे, ताकि हमें ये सब चीज़ मैनुअली ना करना पड़े, हमें कमांड्स ना रन करनी पड़े, हमें नेटवर्किंग ना करनी पड़े। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक VPS AWS की इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर उस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे। सो लेट्स जस्ट गो टू द प्रोजेक्ट। अब हम अपने प्रोजेक्ट पे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल Node.js की ऐप को डॉकराइज करके दिखा देता हूँ, उसके बाद हम दूसरे मंस्टैक प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे। क्या अब तक किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर मैं वापस जाता हूँ, Windows to migrate all programs and files on another computer without installing those programs one by one। नहीं, विंडोज़ की इमेज नहीं क्रिएट होती। विंडोज़ की इमेज, विंडोज़ जिस तरह हमने लास्ट उसमें बात किया था, विंडोज़ क्या एक ओपन सोर्स प्रोग्राम नहीं है, तो उसकी अब इमेज क्रिएट नहीं हो सकती। और इमेज क्रिएट करता भी ये जो सारी है ना, उबुंटू की इमेज हो गई, मोंगोडीबी की इमेज हो गई, ये लोगों की क्रिएट की हुई नहीं है। इनकी जो कंपनीज है ना, पेरेंट कंपनीज है, उन्हें खुद क्रिएट करके डॉकर हब के ऊपर अपलोड की हुई हैं नॉर्मल लोगों के यूज़ के लिए। हम विंडोज़ की इमेज क्रिएट नहीं कर सकते, हम किसी की भी क्रिएट नहीं कर सकते, हम लाइनक्स की भी नहीं कर सकते। अगर हाँ, लाइनक्स की जा सकती है कि लाइनक्स ओपन सोर्स है, आप लाइनक्स को उठाओ, उसकी एक डॉकर फाइल लिखो, आपको देखो लाइनक्स किस तरह वर्क कर रहा है, फिर डॉकर फाइल लिखो। बहुत लंबा काम है, हाँ हम नहीं कर पाएंगे। जो लाइनक्स को क्रिएटर्स हैं, उसके डेवलपर्स हैं, उन्होंने उसकी ऑलरेडी बना कर डॉकर हब के ऊपर डाली हुई है। कैन वी यूज़ डॉकर बिटवीन विंडोज़ एंड मैक? हाँ, हम दोनों, यस वी कैन यूज़ डॉकर बिटवीन विंडोज़ एंड मैक एंड लाइनक्स, इवन लाइनक्स हम तीनों के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप सिंपल गूगल पर जाकर सर्च कर लें, डॉकर इंस्टॉल डॉकर ऑन विंडोज़। यहाँ पे जाके आप डॉकर इंस्टॉल करेंगे। ये आपको पता है, जो विंडोज़ है, विंडोज़ के लिए आपको डॉकर डेस्कटॉप यूज़ करना पड़ेगा। डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल करेंगे और डॉकर का इंजन भी और ऑटो पे इंस्टॉल कर देगा। सिंपल आपने यहाँ पे आना, ये मैंने बताया हुआ है, यहाँ से आप डॉकर की एप्लीकेशन, यहाँ डॉकर डेस्कटॉप की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इंस्टॉल कर लें, डॉकर आपके ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपका मैक ओएस है तो उसके लिए कमांड होती हैं। मैक ओएस और लाइनक्स ऑलमोस्ट सेम तरीके से इंस्टॉल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ, मैक ओएस के लिए पर डॉकर डेस्कटॉप अवेलेबल है। वो ये आपने सिंपल जिस तरह विंडोज़ का है वहाँ से आपने डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है, जिस तरह कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। लाइनक्स का होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसके लिए आपको कमांड रन करनी पड़ती हैं ऑब्वियसली, क्यों डॉकर डेस्कटॉप लाइनक्स के लिए अवेलेबल नहीं है। उसके लिए से उन्होंने ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट बना के रखी हुई है, अपने सिंपल यहाँ कॉपी करना है, टर्मिनल में जाकर पेस्ट कर देना है, लाइनक्स के ऊपर आपका डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा। और आप ये क्रॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो एक लेट्स जस्ट गो टू अवर टर्मिनल। अब हम यहाँ पे एक सिंपल Node.js की ऐप को डॉकराइज करते हैं। रिएक्ट की नहीं, Node.js की ऐप को ही डॉकराइज कर लेते हैं। मैं अपना इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ और यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं, mkdir नोड न्यू नोड ऐप cd न्यू नोड ऐप। ओके, ये फोल्डर खाली है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, npm init -y, npm init कर लेते हैं, npm install
एक्सप्रेस, एक छोटा सा एक नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस का छोटा सा एंड पॉइंट बना लेते हैं ताकि हम उसको फिर डॉकराइज कर सकें। एलएस देखते हैं। ओके, हमारे पास हमारे पास नोड मॉड्यूल्स भी हैं, पैकेज जेसन भी और पैकेज लॉग भी बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, नैनो एडिटर के अंदर पैकेज जेसन को खोल लेते हैं। ओके, ये नैनो एडिटर के अंदर ओपन हो चुका है। सबसे पहले इसकी जो टाइप है वो कॉमन जेएस से मॉड्यूल कर लेते हैं ताकि हमें इंपोर्ट जेएस को यूज़ कर सकें। मैं नोट जेएस के एप्लीकेशन को कम से कम यूज़ करना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो डॉकर है, तो उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करते हैं ताकि हम मेन टॉपिक डॉकर फाइल बनाने के ऊपर आएँ। कंट्रोल ओ, एंटर, कंट्रोल एक्स, और फिर नैनो इंडेक्स डॉट जे एस, एक सिंपल सी इंडेक्स लिख लेते हैं। इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस कॉन्स ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस। ये क्या है, इसकी हमने एक्सप्रेस की इंस्टेंस क्रिएट कर ली है। ऐप डॉट गेट, एक गेट राउट बना लेते हैं सिंपल, हेल्थ का राउट होगा ये। और रिक्वेस्ट, ये देगा हमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन, ये क्या रिटर्न करेगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन सर्वर इज रनिंग सक्सेसफुली। ओके, ये सो ब्रैकेट्स को क्लोज कर देते हैं। दूसरे ब्रैकेट भी है और यहाँ पर इसके दो ब्रैकेट्स भी हैं। और ओके, होपफुली ये राउट सही लिखा है हमने। हाँ, तो अब इसका पोर्ट, इस पर लिसन कर लेते हैं पोर्ट के ऊपर। ऐप डॉट लिसन, इसके ऊपर करना है 4000 के ऊपर। ये हमें क्या देगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कॉल बैक फंक्शन सेम, और कंसोल लॉग करा लेते हैं। कंसोल लॉग सर्वर इज रनिंग ऑन लोकल होस्ट 4000। ये ब्रैकेट्स को बंद कर देते हैं यहाँ से। ओके, ये एक सिंपल सा हमने एक एंड पॉइंट बना लिया नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस के साथ। कंट्रोल ओ, एंटर, कंट्रोल एक्स। होपफुली आपको नैनो एडिटर यूज़ करना आता होगा, हमने लास्ट सेशन में इसके बारे में डिस्कस किया था। अगर आप एज डेवऑप्स इंजीनियर काम करेंगे आगे तो मोस्टली आप नैनो एडिटर या विम एडिटर, क्योंकि लाइनक्स के अंदर ये दो ही लोकली इंस्टॉल्ड होते हैं, आप इन्हीं को ही यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा सर्वर क्रिएट हो चुका है, इसको रन करके देख लेते हैं ये रन हो भी रहा है कि नहीं। विदाउट डॉकर फर्स्ट इंडेक्स डॉट जेएस। ओके, सर्वर इज रनिंग, क्या कह रहा है ये, डॉट जेसन, व्हाट इज द इशू हियर, लेट्स डिबग इट। क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे, अच्छा, ओके 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 ओके, हमने यहाँ पे ये लिख दिया क्लोजिंग टैग, हमने यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैग मिक्सिंग है। ओके ओके ओके, हमने यहाँ पे ये भी नहीं लिखा यहाँ पे। JSON, ओके ओके ओके, सॉरी 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 फॉर दैट। और इसका क्लोजिंग टैग भी कंप्लीट है।
ओ सॉरी, इसके अंदर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैंने ऊपर वाले राउट को देख के इसके अंदर भी लिख दिया, इसके अंदर भी नहीं आता। ओके, सर्वर इज रनिंग सक्सेसफुली, कंट्रोल ओ नोड index.js। ओके, सर्वर इज रनिंग। अब हम क्या करते हैं, इसकी डॉकर फाइल लिखते हैं। डॉकर फाइल लिखने के लिए उसको किसी भी नोड जेएस एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन को डॉकराइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एक डॉकर फाइल क्रिएट करनी पड़ती है जिसका नाम होता है डॉकर फाइल, नैनो डॉकर, उसका डी कैपिटल होता है, डॉकर फाइल। हम एक नैनो एडिटर के अंदर एक डॉकर फाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद उसके लिखने के कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। उसके 3 से 4 इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहले वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने जो स्टार्ट लेना है डॉकर फाइल लिखने का, वो आपने लेना है, सबसे पहले आपको बताना है उसके बेस इमेज क्या है। इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए या इस इंस्टेंस को रन करने के लिए बेस इमेज क्या है हमारी। हमने अभी क्या किया, नोड.js की ऐप बनाई है फ्रेंडली, तो नोड.js की ऐप को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बेस इमेज नोड.js चाहिए होता है। तो उसके सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम, इस फ्रॉम यानी फ्रॉम का मतलब है यानी इसको रन करने के लिए बेस इमेज कौन सी चाहिए, कौन सी इमेज लेंगे, तो फ्रॉम नोड 22 अल्पाइन। नोड हम क्या ले रहे हैं, नोड 22 की इमेज ले रहे हैं और अल्पाइन वर्जन बहुत ज़्यादा लाइटर वर्जन होता है नोड जेएस का। मोस्टली जब डॉकर फाइल लिखी जाती है तो उसमें अल्पाइन ही यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट है और फास्ट वर्क करता होता है। इससे हमारी जो लास्ट इमेज होगी उसका साइज़ भी बहुत कम होगा। हमें अपनी इमेज का साइज़ हमेशा कंप्रेस्ड और कम से कम रखना होता है, ये बेटर वे एंड प्रोडक्शन वे होता है। हमने क्या यूज़ किया, फ्रॉम नोड 22 अल्पाइन, नोड जेएस की जो नोड की इमेज हम यूज़ करने वाले हैं। ये मुझे कहाँ पता लगा ये नोड 22 ये कहाँ से लेना है, तो आप सिंपल मैंने कोई याद नहीं किया, आप सिंपल यहाँ पे जाकर नोड 22 इमेज सर्च करेंगे डॉकर गूगल के ऊपर जाके, यहाँ पे आपको डॉकर हब पे ऑफिशियल नोड जेएस की जो इमेज है वो मिल जाएगी। आप यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। ये सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं, कोई भी इनमें से आप लेकर चला सकते हैं ना। बुक वॉर्म, अल्पाइन, काफ़ी सारे वर्जन नोड जेएस के इमेजेस में उन्होंने शिप किए हुए हैं। हम जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो नोड 22 और अल्पाइन वर्जन है इसका। जब आपने बेस इमेज ले ली, फिर जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है वर्किंग डायरेक्टरी। यानी आप जिस तरह आपको पता है लाइनक्स के अंदर जो डायरेक्टरी है वो विंडोज़ की तरह वर्क नहीं करती। विंडोज़ में होता है लोकल डोस्ट डी सी, हमने इस बारे में लास्ट सेशन में बात की थी, लेकिन लाइनक्स में क्या होता है, स्लैश वार स्लैश लॉग स्लैश ई स्लैश होम और रूट डायरेक्टरी। तो इसके अंदर भी हमने पहले हमें डायरेक्टरी करनी बतानी पड़ेगी कहाँ पर हमारा जो कोड होगा वो स्टोर होने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे फ्रॉम सॉरी वर्क dir, ये हम बताएंगे स्लैश ऐप। लाइनक्स के अंदर मैंने आपको बताया था जिस तरह डिफरेंट डायरेक्टरी होती है, स्लैश फॉर भी होती है, स्लैश etc भी होती है, आप वहाँ पर भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे स्लैश etc भी लिख सकता हूँ, ये भी वर्क करेगा। लेकिन हम ऐप क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये प्रोडक्शन में अगर मोस्ट आप फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे डॉकर फाइल लिखते हो, आप उसके बाद कोई और बंदा आके देखता है, अब वो स्लैश etc के अंदर डिबग नहीं करेगा। उसको पता है कि जो कोड होता है हमेशा वो स्लैश ऐप डायरेक्टरी के अंदर ही होता है। तो एक प्रोडक्शन वे है, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐप ही रखें, आप और भी रख सकते हैं जैसा मैंने बताया। लेकिन जो बेटर वे होता है वो स्लैश ऐप होता है कि इस डायरेक्टरी के अंदर पर सारा अपना सारा कोड और जितने भी आपने एक्शन परफॉर्म करने हैं वो इस डायरेक्टरी के अंदर रहकर करें। वर्किंग डायरेक्टरी बता दी, उसके बाद आपने क्या करना है, कॉपी करना है इसको पैकेज डॉट जेसन को, कहाँ पर, डॉट स्लैश के अंदर। ये हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे करंट जो नोड.js की ऐप थी वहाँ से पैकेज जेसन को उठाएंगे और जो करंट डायरेक्टरी है, करंट डायरेक्टरी हमने क्या बताई है, वर्क स्लैश ऐप, तो स्लैश ऐप के अंदर हम पैकेज डॉट जेसन को कॉपी कर देंगे। सिर्फ पैकेज डॉट जेसन को कॉपी क्यों कर रहे हैं, पूरा प्रोजेक्ट कॉपी क्यों नहीं कर रहे, मैं आपको अभी 5 मिनट्स के अंदर बताता हूँ कि इसके पीछे के रीज़न क्या है। उसके बाद हम करेंगे रन। रन क्या करेंगे, npm इंस्टॉल, हम npm इंस्टॉल रन करेंगे। हमने पैकेज और जेसन कॉपी कर ली, हमारे पास जितने भी पैकेजेस थे जो कि पैकेज जेसन के डिफाइन किए हुए थे वो ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। हमने क्या अब हमने क्या किया है, npm इंस्टॉल करके हमने पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेना है। हमारे पास पैकेजेस इंस्टॉल हो गए, फिर जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा वो तो आएगा अगेन कॉपी डॉट स्पेस डॉट। अब हम क्या कर रहे हैं, जितना भी रिमेनिंग चीज़ें हैं ना उसके अंदर सोर्स कोड हो गया और सोर्स कोड के बाद नॉन मॉड्यूल हो गए, जितना भी हमारे पास जो कॉपी जो रहता है ना वो सब कुछ कॉपी कर दो कहाँ पे, वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। अब इस स्टेप पे हमारा क्या होगा, जो सोर्स कोड होगा ना और उसके अलावा जितना भी हमारा
हमारे करंट डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है। जिस तरह मैं यहाँ पे आपको नोड कहाँ गया, ओके, जो हाँ जो हमारा प्रोजेक्ट के अंदर हमारे प्रोजेक्ट कौन कौन सी फाइल्स थी, पैकेज जेसन भी थी, पैकेज लॉग थी और इंडेक्स डॉट जी एस थी। लेकिन आपकी जो बड़ी एप्लीकेशन होती है उसमें काफ़ी सारी फाइल्स होती हैं, वो सारी कॉपी हो जाएंगी। कॉपी करने के बाद फिर जो उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सपोज एक्सपोज 4000 जो जिस पोर्ट के ऊपर आपका जो इंस्टेंस है वो रन होने वाली है ना, आपने उस पोर्ट को एक्सपोज करना है। हमारी जो नोड जेएस की एप्लीकेशन थी वो 4000 पोर्ट के ऊपर रन होने वाली थी, तो हमने क्या कर दिया, 4000 पोर्ट को एक्सपोज कर दिया। क्योंकि अब ये हमने एक्सपोज क्यों किया है, इसके पीछे के रीज़न ये है कि हमने जब जिस तरह हमने बात की थी ना, हम क्या करते होते हैं, कंटेनर रन करते हैं ना, तो जो 4000 जब हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे अपने कंटेनर को, तो लोकल होस्ट 4000 है वो कहाँ पर रन हो रहा होगा, कंटेनर के अंदर रन हो रहा होगा। लेकिन वो बाहर के वर्ल्ड है, हमारा लैपटॉप है, उसके ऊपर तो एक्सेस नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो छोटे से एक डब्बे के अंदर रन हो रहा होगा हमारा प्रोजेक्ट। उसको बाहर एक्सेस करने के लिए अपना लैपटॉप पे, ताकि हम उसे चला के देख सकें, उसके लिए हम क्या करते होते हैं, पोर्ट्स को एक्सपोज करते होते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 4000 पोर्ट को एक्सपोज कर दिया ताकि हम उसको लैपटॉप पे एक्सेस कर सकें। जब हमने एक्सपोज कर दिया और फिर लास्ट स्टेप हमारा आएगा CMD। हमने कमांड्स रन करनी है। कौन सी कमांड रन करनी है, नोड और कॉमा इंडेक्स डॉट जेएस। क्या करो, जब हमने 4000 कोड को एक्सपोज कर दिया, हमने सारी फाइल्स कॉपी कर ली हैं, हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई हैं, तो हमने क्या करना है, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, हमारी जो इंडेक्स डॉट जेएस की जो फाइल थी उसको, नोड का जो प्रोजेक्ट था उसको रन कर दो। ये हमारी सबसे जो मोस्ट बेसिक डॉकर फाइल होती है ना, वो इस तरह लिखी जाती है आपकी। आप एक सबसे पहले क्या करते हो, एक बेस इमेज लेते हो जिसमें आपके प्रोजेक्ट रन होना है। आपकी नोड जेएस हो सकती है, हो सकता है आप जावा का प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप जावा की इमेज लोगे, और हो सकता है आप गो का कर रहे हो, या इसके अलावा आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप आपका प्रोजेक्ट बन के अंदर है, तो आप यहाँ पे क्या लोगे, बन 2201 जो बन की इमेज होगी, वहाँ से जाके पहले चेक करोगे गूगल से, और वो यहाँ पे लोगे। फिर आपको वर्क डायरेक्टली लेनी पड़ेगी। यहाँ पे स्पेलिंग हमने गलत लिखी हुई है, वर्क डायरेक्टरी, आपको वर्क डायरेक्टरी लेनी पड़ेगी। उसके बाद वो आप कोई भी रख सकते हो, लेकिन बेटर तरीका क्या होता है, /ऐप। उसके बाद आप क्या करोगे, पैकेज डॉट जेसन को कॉपी करोगे। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल जो डॉकर है ना, डॉकर क्या करता होता है, कैशिंग लेयर्स की ना कैशिंग करता होता है। अगर हमने फॉर एग्जांपल हमने एक बार इसको बिल्ड कर लिया, बिल्ड करने के बाद हमने इसको रन किया, हमारा प्रोजेक्ट सही चल रहा है, उसके बाद हमने कोई चेंजिंग की, मैं फर्स्ट करूँ इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर जाकर क्या करता हूँ, कुछ चेंज कर देता हूँ। चेंज करने के बाद अगर मैं दोबारा बिल्ड करूँगा ना इमेज, अगर मैंने ये कॉपी पैकेज जेसन ये लाइन अगर मैंने नहीं लिखी होगी, और मैं सिंपल कॉपी सारा कॉपी करके फिर npm इंस्टॉल करता हूँ, तो क्या होगा, हमने चेंज क्या किया कोड, हमने कोई डिपेंडेंसी इंस्टॉल तो नहीं की, तो लेकिन जब भी मैं बिल्ड करूंगा वो क्या होगा, डिपेंडेंसी दोबारा से इंस्टॉल होंगी। तो हो सकता है आप सिर्फ कोड चेंज किया, आपकी डिपेंडेंसीज बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। जो बिग प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें तो 25 से 30 पैकेजेस होते हैं, तो वो दोबारा इंस्टॉल होंगे, तो आपका क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा दोबारा npm इंस्टॉल होने में। काफ़ी बार आधा घंटा भी लग जाता है। लेकिन आपने क्या किया है, सिर्फ एक कोड की फाइल चेंज की है, आपने कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं किया, तो फिर भी अगेन रन क्यों हो रहा था। इसको इस सारे हैसल से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ये स्टेप लिखते होते हैं। हमने सिंपल क्या किया है, पहले कॉपी डॉट पैकेज डॉट जेसन, वो पहले चेक करेगा क्या पैकेज डॉट जेसन चेंज आया, नहीं आया, तो इस स्टेप को वो जब हम इंडेक्स और जेएस को चेंज करेंगे ना, उसके बाद हम दोबारा बिल्ड करेंगे, तो क्या डॉकर क्या करेगा, पहले चेक करेगा क्या पैकेज डॉट जेसन के अंदर चेंज आया है। अगर नहीं आया तो इस स्टेप को क्या कर देगा, स्किप कर देगा, और इस स्टेप को भी क्या कर देगा, स्किप कर देगा। फिर यहाँ पे आप यहाँ पे स्टेप पे आएगा, यहाँ पे वो देखेगा क्या और किसी फाइल में चेंज आया है। हाँ, यहाँ पे हम देखेंगे इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर चेंज आया है, तो वो सिर्फ उस इंडेक्स डॉट जेएस को कॉपी करेगा और क्या कर देगा, एक्सपोज करेगा 4000 रोड को, और नोड की मदद से उसको प्रोजेक्ट को रन कर देगा। वो डिपेंडेंसीज दोबारा इंस्टॉल नहीं करेगा, हमारा टाइम बच जाएगा। ये सबसे जो बेटर प्रोडक्शन वे है ना, वो ये होता है कि आप पहले पैकेज जेसन को कॉपी करते हो, डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हो, फिर जितना भी रिमेनिंग सोर्स कोड होता है उसको कॉपी करते होते हो, और फिर उसको रन करके देख लेते हैं। होपफुली आपको ये बेसिक फाइल समझ आ गई होगी। इसको अभी सेव करते हैं, Ctrl+O। आपको पता है नैनोमीटर को यूज़ करने के लिए Ctrl+O एंटर, और उसको एग्जिट करने के लिए Ctrl+X। अब यहाँ पे हम देखते हैं, हाँ डॉकर फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब इसको रन करके देखते हैं। उसके लिए होता है, कमांड होती है डॉकर बिल्ड
हाइफन टी। हमने क्या करना है, डॉकर को लो, बिल्ड करो। उसके बाद हमने ये फ्लैग दिया टी, हाइफन टी। हाइफन टी का फ्लैग होता है टैग करने के लिए, यानी आपको इमेज का नाम क्या देना है, उसका टैग क्या देना है। टैग क्या होती है, टैग होते हैं बेसिकली वर्जनिंग। जिस तरह गिटहब पे जिस तरह आपने गेम्स में या अपने एप्लीकेशन में देखे होंगे ना, वर्जन 1.0, वर्जन 1.0.1, 1.0.2, इन सबको वर्जनिंग, कंटेनर्स को वर्जनिंग देने के लिए हम टैग्स का यूज़ करते होते हैं। और वो किस तरह करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी ये ऐप है नोड, उसको देते हैं ऐप नोड, सो वर्जन क्या देते हैं, लेटेस्ट। आप यहाँ पे 1.0 भी दे सकते हो, 1.0.1 भी दे सकते हो, जो वर्जन आपने यहाँ पे देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। हम मोस्टली क्योंकि हमारे बिल्कुल छोटी ही ऐप है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेटेस्ट को यूज़ कर लेते हैं। लेटेस्ट वर्जन है हमारा डॉकर बिल्ड लेटेस्ट वर्जन। और हमारी डॉकर फाइल कहाँ पर मौजूद है, इसके बाद आपने प्रोवाइड करना होता है उसका पाथ, कहाँ पर मौजूद है, करंट डायरेक्टरी के अंदर हमारी डॉकर फाइल मौजूद है। ये एक कमांड होती है, डॉकर को लो, बिल्ड करो, हाइफन टी क्या है, टैग नाम क्या है आपकी डॉकर की, इमेज का ऐप नोड, वर्जन क्या है लेटेस्ट, डॉकर फाइल कहाँ पड़ी है, डॉट करंट डायरेक्टरी के अंदर। तो उस करंट डायरेक्टरी के अंदर क्या करो, उसको बिल्ड करना शुरू कर दो। एंटर करते हैं इसको। ये देखें, सबसे पहले इसने क्या किया है, नोट 22 अल्पाइन की इमेज ली है, जो डॉकर हब से वहाँ डाउनलोड की, ऑलरेडी पड़ी हुई थी। उससे पहले ही मैंने एक बार ये रन करके इस तरह का एक प्रोजेक्ट रन करके देखा था, तो ऑलरेडी सुबह पड़ी हुई थी। उसने वही कैश इमेज को यूज़ किया। उसके बाद क्या किया, हाँ, इस फर्स्ट स्टेप में हम उसने क्या किया, नोट 22 अल्पाइन को डाउनलोड किया। फिर सेकंड स्टेप के अंदर क्या किया, वर्किंग डायरेक्टरी उसने बताई। वर्किंग डायरेक्टरी क्या बताई है, फ्लैश ऐप, हम उसने वर्किंग डायरेक्टरी को यूज़ किया। फिर थर्ड स्टेप में पैकेज जेसन को कॉपी किया, npm, फोर्थ स्टेप में npm इंस्टॉल रन किया। और फिफ्थ स्टेप के अंदर जो जितना भी सारा कंटेंट था वो कॉपी किया, और उसके बाद कमांड को रन करके हमारे प्रोजेक्ट को रन कर दिया। ये जिस तरह हमने स्टेप्स डिफाइन किया है डॉकर फाइल के अंदर, वही सारे स्टेप्स डॉकर बिल्ड ने एग्जीक्यूट किए हैं। अब हमारी एक इमेज बिल्ड हो चुकी है, अब हम इसको रन करते हैं। रन करने के लिए कमांड होती है डॉकर रन हाइफन सॉरी डॉकर रन, हमारे इमेज का नाम क्या है, हाइफन टी ऐप नोड, हमारे वर्जन का नाम क्या था, लेटेस्ट, और हाइफन डी, डॉकर रन हाइफन टी, हाँ, हाइफन पी। अब यहाँ पे जब आपको जो आपकी जो आपने जो बिल्ड की थी ना इमेज, आपसे जब रन करना है इमेज को, तो आपको यहाँ पे पोर्ट एक्सपोर्टिंग भी करनी होगी। आपको याद होगा जब हमने डॉकर फाइल बिल्ड की थी, वहाँ पे हमने एक स्टेप लिखा था एक्सपोज 5000 का। तो हमने क्या किया, डॉकर की जो 5000 पोर्ट है ना, उसको हमने एक्सपोज कर दिया। हमने उस एक्सपोज पोर्ट को हमारा जो लोकल वर्ल्ड है, लोकल एनवायरनमेंट है, उसके साथ मैप भी करना है। वो किस तरह करते हैं, क्या मतलब है इसका, हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है 4000 के ऊपर, तो 4000 4000। अब हमने क्या किया, जो पहला पोर्ट होता है ना, ये होता है हमारा लोकल कंप्यूटर का, ये दूसरा होता है, ये होता है डॉकर के कंटेनर का। तो हम इसे क्या कह रहे हैं, डॉकर रन करो हाइफन, ये हमारी ऐप का नाम है, ये हमारा वर्जन है, और पोर्ट क्या है, डॉकर के 4000 पोर्ट को हमारे जो लोकल कंप्यूटर के 4000 पोर्ट है उस पर मैप कर दो, ताकि हम जब अपने कंप्यूटर के अंदर ब्राउजर में जाके लोकल होस्ट 4000 लिखें, तो वो हमारी रिक्वेस्ट कहाँ पे जानी चाहिए, डॉकर के जो कंटेनर का 4000 पोर्ट है उसके ऊपर जानी चाहिए। ये -p का जो फ्लैग है वो ये करता है। और फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं, हाँ, इसको रन करते हैं। ये क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड टोकन, अनएक्सपेक्टेड टोकन, क्यों अनएक्सपेक्टेड टोकन क्यों है इसके अंदर। डॉकर फाइल दोबारा रन करके देख लेते हैं, डॉकर डॉकर फाइल के अंदर क्या प्रॉब्लम तो नहीं है। हमने 4000 पोर्ट एक्सपोज किया है, ओके। ओके, ये हमारा ये है, और ये यहाँ पे प्रॉब्लम बता रहा है, तो नैनो इंडेक्स डॉट जी एस यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। हम्म 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 हम्म।
यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नज़र आ तो नहीं रही। आई थिंक यहाँ पर प्रॉब्लम है। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन मैसेज आया। ओके, मैसेज में गए हम यहाँ पे। Checking that now. मैसेज में गए और यहाँ पे हमने सर्वर इस रनिंग चला दिया सर्वर को। सही है, क्या प्रॉब्लम है, वर्क क्यों नहीं कर रहा है ये? इसे लोकली चलाकर देखते हैं एक बार। नोड इंडेक्स डॉट जेएस लोकली बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। लोकल होस्ट 4000/L। ओके, लोकली बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। फिर डॉकर की इमेज के साथ क्या प्रॉब्लम है? नैनो दोबारा एक बार रन करके देख लेते हैं। डॉकर रन -t -d। ओके, -d डिटैच मोड हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना था। मे बी -d का फ्लैग क्या करता है? -d का फ्लैग करता है डिटैच मोड में। अगर हम इसके बगैर रन करेंगे तो जितने भी लॉग्स होंगे, जितने सब कुछ होगा, वो इसी टर्मिनल के अंदर शो करना शुरू कर देगा। तो हमने डिटैच मोड में हमने इसको रन किया। इसका मतलब ये है कि जितने भी इसके लॉग्स वगैरह हैं वो बैकग्राउंड में, इसको ऐसा बैकग्राउंड सर्विस स्टार्ट करके देखो। अब हम इसको दोबारा जाते हैं यहाँ पे अपने ब्राउज़र के ऊपर एंड यहाँ पे दोबारा रिफ्रेश करते हैं। ओके, ये वर्क नहीं कर रहा। अब हमारे जो करंट कंटेनर हैं जो करंटली वर्किंग है, उसको चेक करने के लिए कमांड होती है डॉकर ps। तो हमारे पास कोई भी कंटेनर करंटली वर्किंग नहीं है। डॉकर ps -a जो कमांड होती है वो यूज़ होती है। जितने भी हमने आज तक कंटेनर्स रन किए हैं वो सारे यहाँ पे लिस्ट हो जाते हैं। हमारा जो वो है वो ये वाला था। अब हमने इसके लॉग चेक करनी है। फिर कंटेनर हम इसको डिबग कर रहे हैं अभी कि हमारा कंटेनर रन हो क्यों नहीं रहा। तो हम उसका जो लॉग्स हैं यहाँ पे चेक करने के लिए सबसे पहले हमें उसको लेनी होती है कंटेनर आईडी। हमने डॉकर पीएस किया, हमारे पास क्या जितने भी कंटेनर्स थे वो सारे रनिंग में थे। जितने भी पिछले दिनों में जितने भी थे वो सारे कंटेनर यहाँ पे लिस्ट हो चुके हैं। हमें चेक किसी की करनी है, हमारा जो लेटेस्ट ऐप नोड वाला जो कंटेनर था, जो लेटेस्ट ये हमने क्रिएट किया था, इसकी हम यहाँ से उठाएंगे कंटेनर आईडी, कॉपी करेंगे और डॉकर लॉग्स यहाँ पे उसके कंटेनर की आईडी पेस्ट करेंगे। और यहाँ पर वो कह रहा है वही सेम एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन। कोड के अंदर ही कोई प्रॉब्लम है समथिंग। क्या प्रॉब्लम है कोड के अंदर? नैनो इंडेक्स डॉट जेएस कंसोल लॉग बिल्कुल सही है। ओके, अच्छा यहाँ पे इसलिए है कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। ओके, अब दोबारा रन करके देखते हैं इसको। हमें इसे दोबारा बिल्ड करना होगा इसकी इमेज को। तो लेट्स बिल्ड अगेन। वही सेम कमांड है, डॉकर बिल्ड -t ऐप नोड लेटेस्ट डॉट। तो दोबारा बिल्ड करेंगे अपने ऐप को। अब इसने क्या किया ये देखें, जिसने मैंने आपको बताया था ना वो लिखने के मकसद। तो उसने पैकेज जेसन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया तो उसने क्या किया, पैकेज जेसन को नहीं छेड़ा बिल्कुल। वो ऐसे के ऐसे ही है। उसने सिर्फ ना उसने डिपेंडेंसी दोबारा इंस्टॉल किया, उसने सिर्फ कोड कॉपी की है और हमारी इमेज बिल्ड कर दी है। अब इसको दोबारा रन कर लेते हैं। डॉकर रन, हमारी इमेज रन हो चुकी है। डॉकर ps -a। ये दोबारा फेल हो रही है। डॉकर लॉग्स
What the fuck is this issue? Expected or end of file, unexpected token. What the fuck is this issue? लोकली चल रही है, डॉकर के साथ नहीं चल रहा है, वही सेम प्रोजेक्ट। नैनो इंडेक्स और यस, इसको रिमूव करते हैं इंडेक्स डॉट जेएस को। नैनो इंडेक्स डॉट जेएस import express from express const app is equals to express, और एक्सप्रेस हमारा ये हो गया ऐप डॉट गेट स्लैश गेट का हमारा राउट बनेगा। इसमें हमारे पास आएगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन सर्वर इज रनिंग फाइन। ये और ये ब्रैकेट हमने क्लोज की, ये लास्ट वाली ब्रैकेट क्लोज की। ऐप डॉट लिसन, इसको हमने किसमें 4000 के ऊपर लिसन करवाना है। ये कॉल बैक फंक्शन फायर करेगा कंसोल डॉट लॉग होगा क्या, सर्वर इज रनिंग ऑन लोकल होस्ट 4000। ओके, यहाँ पे ये ब्रैकेट इसकी क्लोज होगी, ये ऊपर वाली ब्रैकेट क्लोज होगी, और ये वाली। ओके, नोड इंडेक्स डॉट जेएस what the fuck, node index dot js, nano index dot js। तो हम यहाँ पर रन करते हैं get health server is running fine। अच्छा, ओ सॉरी, हाँ we missed it again, जेसन फॉर्मेट ही बोल चुके हैं। ओके, नोड इंडेक्स डॉट जेएस अब बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। अगर हम यहाँ पे जाकर रिलोड करते हैं, इसमें हमने क्या रखा है, राउट का नाम स्लैश गेट। ओके, नोड इंडेक्स डॉट जेएस हमारा। ओके, यहाँ पे जाके हम स्लैश गेट राउट। ओके, सर्वर इज रनिंग फाइन। अब इसको दोबारा बिल्ड करते हैं, डॉकर बिल्ड हाइफन टी नोड नोड सर्वर लेटेस्ट, ये हमारे ऐप का नाम है, और हम ये डॉकर फाइल कहाँ में मौजूद है, करंट डायरेक्टरी के अंदर। ओके, अब इसने क्या किया, वही नोड जैसे एप्लीकेशन ली, कॉपी किया और इसको बिल्ड कर दिया। अब इसको रन करते हैं, डॉकर रन हाइफन डी हाइफन टी नोड सर्वर लेटेस्ट, हमारी ऐप का नाम था, और पोर्ट का था, हमारे जो पोर्ट्स थे वो रन हो रहे थे 4000 के ऊपर। ओके, इट शुड वर्क नाउ। डॉकर ps डॉकर ps -a नोड सर्वर लेटेस्ट कंटेनर डॉकर लॉग्स। व्हाट द फक इज दिस इशू? यहाँ से चेक करते हैं, डॉकर रन कमांड विद पोर्ट मैपिंग।
डॉकर 1-p तो सही है ये। डॉकर 1-p 4000-d और इसका जो हमारी ऐप का नाम था वो क्या है, नोड सर्वर लेटेस्ट रनिंग ऑन लोकलहोस्ट 4000। ओके, अब हम जाके दोबारा जाते हैं अपने नोड। ओके, नाउ इट्स रनिंग। वो कमांड का इशू था एंड नाउ इट इज़ रनिंग फाइन। ये एक सिंपल नोड जेएस की एप्लीकेशन थी जिसको हमने डॉकराइज किया है। डॉकराइज करने के बाद उसको डॉकर फाइल लिखी है और उसको डॉकर की मदद से उसकी इमेज क्रिएट की है और उसे डॉकर की मदद से उसका रन किया है। अब हम जो हमने इमेज क्रिएट की है अगर हमने उसे पुश करना है डॉकर हब के ऊपर या डॉकर हब के ऊपर या इसके अलावा जैसे मैंने बताया था डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं जो कि इमेजेस को स्टोर करते हैं। तो एक तो डॉकर हब है, एक गिटहब की कंटेनर रजिस्ट्री है, एक AWS की ECR है। आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। हम यूज़ करेंगे डॉकर हब को। उसके लिए कमांड होती है, कमांड तो पुश टू डॉकर हब। डॉकर लॉगिन करना पड़ेगा, डॉकर टैग, डॉकर पुश नेम, सपो नेम, टैग। ओके, इसको अब यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं सर्वर को और डॉकर पुश। तो अब जो मेरे जो अब यहाँ पे कमांड जो पुश करने की कमांड है ना उसमें यहाँ पे जिस तरह देखिए डॉकर पुश, यहाँ पे आपको सबसे पहले डॉकर हब का यूज़र नेम लिखना पड़ेगा। डॉकर हब का यूज़र नेम कहाँ से आएगा, आप जाएंगे डॉकर हब के ऊपर अपने ये मैंने डॉकर हब यहाँ पे अपना लॉगिन किया हुआ। अपना डॉकर हब आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद ये आपको यहाँ पे जो नजर आएगा ना, डॉकर हब पे जाएं, डॉकर हब पे अपना अकाउंट क्रिएट करें, लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको जितने भी अपने रेपोज है ना वो सारी स्टोर दिख रही होंगी। मैंने काफ़ी सारी यहाँ पे रेपोज बनाई हुई हैं, मोस्टली सारी पब्लिक ही हैं। यहाँ से आप ये जो आपको नज़र आ रहा होगा ना, ये है आपका जो यूज़र नेम सुफियान लियाकत। तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पे सुफियान लियाकत और यहाँ पर यहाँ डॉकर हब यूज़र नेम स्लैश, अच्छा रेपो का नेम। अब हम सबसे पहले अपने लिखना है डॉकर पुश आपका जो यूज़र नेम था सुफियान लियाकत और उसके बाद आपकी जो इमेज का नेम है, इमेज का नेम हमारा क्या था, नोड सर्वर। और बाद में आपने क्या लिखना है, टैग इसका लेटेस्ट पुश रेफर्स टू दैट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, पहले आपको डॉकर टैग करना पड़ेगा। डॉकर टैग टैग क्रिएट करने के बाद 1 मिनट just 1 minute guys। ओके, मैं होपफुली मेरी आवाज़ भी आ रही है और मेरी स्क्रीन भी शेयर हो रही होगी यहाँ पे। हम हाँ, सॉरी फॉर द डिले। हम अपने जो इमेज हमने बिल्ड की थी उसको डॉकर हब के ऊपर पुश कर देते हैं। उसके लिए हम कहाँ पर थे, ओके। हमने सबसे पहले पुश करने पहले हमें उसको डॉकर टैग करना होगा। हम उसको पुश करने कहाँ पे वाले, हमने उसको डॉकर हब के ऊपर पुश करना है तो हम डॉकर हब को टैग करेंगे यहाँ पे, डॉकर टैग
लोकल इमेज नेम, डॉकर हब यूजर नेम, रेपो नेम, ओके। लोकल इमेज का हमारा नेम क्या है, नोड सर्वर, और हमारा यूज़र नेम क्या है, सुफियान लियाकत। और वहाँ पे हम किस नेम से स्टोर करने वाले हैं, लोकल इमेज का नेम है नोड सर्वर, वहाँ से हम डिफरेंट नेम से भी स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेम उस तरह है जिस तरह गिटहब पे आप रेपो बनाते हैं, आप लोकली ऐप किसी और नाम से होती है, लेकिन आप गिटहब के ऊपर किसी दूसरे यूज़र नेम से किसी दूसरे नेम से भी उस रेपो को स्टोर कर सकते हो। तो वहाँ पर भी हमारा नेम होगा, वो होगा सेम सर्वर, और ये होगा लेटेस्ट टैग, रेपो नेम, ये टैग टैग हो चुकी है। अब हम अगर उसको पुश करते हैं नोट सर्वर लेटेस्ट को, अब ये हमारी जो इमेज हमने जो क्रिएट की थी वो पुश होना स्टार्ट हो चुकी है। अब ये इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। ये हमारी जो इमेज है मोस्टली वो 100 MB तक की होगी, तो इट विल टेक सम टाइम टू पुश टू द डॉकर हब। ओके, हमारी जो इमेज थी वो डॉकर हब के ऊपर पुश हो गई है। लेट्स सी क्या हमें वो डॉकर हब के ऊपर शो होती है कि नहीं। ओके, मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ अपना पेज एंड लेट्स सी कि क्या वो, हाँ ये देखें, जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो नोड सर्वर जो हमें अभी हमने इमेज क्रिएट की थी वो डॉकर हब के ऊपर सक्सेसफुली पुश हो चुकी है। अब अगर आप लोगों ने यही सेम इमेज रन करनी है, जो हमने छोटा एक नोड जैसे सर्वर बनाया था, आप उसको रन करना है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे मेरी इमेज खोलोगे, इमेज खोलने के बाद यहाँ से उसको कॉपी करोगे। ये यहाँ पे कमांड आई हुई है, आपने सिंपली यहाँ से कमांड को कॉपी करना है। ये पुश करने की कमांड थी। अभी हमने इसी सेम इमेज को अगर आपने रन करना है तो आपने क्या करना होगा, डॉकर रन, और इसका जो सुफियान लियाकत स्लैश नोड सर्वर आगे लेटेस्ट, ये अगर आप अपने टर्मिनल के ऊपर रन करोगे तो वो ये वाली इमेज आपके टर्मिनल के ऊपर रन हो जाएगी। तो इस तरह एक इमेज को क्रिएट किया जाता है, एक नोड किसी भी एप्लीकेशन को डॉकराइज किया जाता है, फिर उसकी इमेज क्रिएट की जाती है, उसकी कंटेनर रन होता है, और उसके बाद उसको डॉकर हब के ऊपर पुश किया जाता है। जो नेक्स्ट स्टेप था हमारा, वो था हमारा मन स्टैक की एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना। सो बिफोर मूविंग टू डैट हमें 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। उसके बाद एक मन स्टैक के प्रोजेक्ट को हम उसको फ्रंट एंड को डॉकराइज करेंगे, बैक एंड को करेंगे, और फिर एक EC2 के इंस्टेंस के ऊपर यहाँ पे जाके EC2 के इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर डिप्लॉय करेंगे। एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर उसको यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।
मतलब नहीं, अभी सिर्फ 5 मिनट, तो अभी बंद हो जाएगी। ओके, अपना जो सेशन है वो हम कंटिन्यू करते हैं। जस्ट 1 मिनट में अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। होपफुली आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी और मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही होगी। अब हम क्या करते हैं, एक मनस्टैक प्रोजेक्ट को लेते हैं, उसकी डॉकर फाइल लिखते हैं, फ्रंट एंड की भी बैक एंड की भी, और डॉकर कंपोज लिखते हैं, जो कि हमने स्टार्ट में बात की थी किस तरह एक YAML फाइल को लिखने से हम मल्टीपल स्टेजेस को, मल्टीपल कंटेनर्स को रन कर सकते हैं। तो उस चीज़ की तरफ जाते हैं हम। ओके, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये मैंने एक बेसिकली इंटरनेट से एक प्रोजेक्ट उठाया है, टू डू लिस्ट है, जो कि इसमें यहाँ पे जाके मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। एलएस करके हम देखते हैं। क्लाइंट, हमारे पास दो फोल्डर हैं करंटली। क्लाइंट का फोल्डर है एक, और एक सर्वर का फोल्डर है। इसको मैं आपको वैसे लोकली रन करके दिखा देता हूँ ये किस तरह करंटली किस तरह है प्रोजेक्ट। CD क्लाइंट, हम पहले सर्वर में जाते हैं। सीड, ओके ओके। लाइनक्स का ये भी इशू है कि ये आपको कैपिटल है तो कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। CD सर्वर और npm run dev। ओके, सर्वर हमारा बैकएंड सर्वर वह रन हो रहा है। और एक और टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। CD क्लाइंट कर लेते हैं, CD क्लाइंट और npm run dev। लोकल होस्ट 5173 के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट है जो रनिंग है। ये सिंपल एक टू डू ऐप है। यहाँ से आप अकाउंट क्रिएट करो और अपने जो टास्क हैं उनको ऐड कर सकते हो। ज़्यादा कोई एडवांस ऐप नहीं है, सिंपल सी है। तो जब हम उसे डॉकर के साथ रन करेंगे तो तब हम उसे कम्प्लीटली यूज़ करके देखेंगे। फिलहाल उसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, इस टर्मिनल को भी, और इस वाले टर्मिनल को भी क्लोज कर देते हैं। अब हम इसके डॉकर फाइल्स लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सर्वर की डॉकर फाइल। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हम सर्वर के फोल्डर के अंदर हैं और नैनो डॉकर फाइल, हमने नैनो एडिटर अपना ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पे जिस तरह हमने स्लाइड्स के अंदर बात की थी ना, मल्टी स्टेज बिल्ड्स होती हैं। आप एक स्टेज होता है जिसमें आप सिर्फ एप्लीकेशन को डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हो, उसको बिल्ड करते हो, दूसरे स्टेज के अंदर उस सर्विस को सर्व करते होते हो। जो अपने कंटेनर आपने या फिर सर्विस बनाई है, कंटेनर रन की है, उसमें उसको आप सर्व करते होते हो। तो वही जो मल्टी कंटेनर होते हैं, जो मल्टी स्टेजेस होते हैं, वही हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। कि प्रोडक्शन जो एप्लीकेशन होती हैं, प्रोडक्शन सर्वर्स होते हैं, वो मल्टी स्टेजेस ही यूज़ करते हैं। वो मल्टी स्टेजेस किस तरह बिल्ड होती हैं, उसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है, अब मल्टीपल स्टेज बनाते होते हैं। पहला स्टेज होगा, तरीका वही है, बस स्टेजेस मल्टीपल बन जाएंगे। जैसे हमने पीछे डॉकर फाइल लिखी थी, उसमें क्या था, सबसे पहले हम क्या लिखते होते हैं, बेस इमेज के इसको यूज़ क्या करना है। ये एक नोड जेएस का प्रोजेक्ट है, जो उसका जब बैकएंड है वो नोड में लिखा हुआ, तो हम यूज़ करेंगे फ्रॉम नोड 22 अल्पाइन। सेम जिस तरह पहले हमने किया था ना, वही उस तरह ही दोबारा आ जाएगा, फ्रॉम नोड 22 अल्पाइन। और अब हमने उसको स्टेजेस के नाम देने हैं। पहला जो स्टेज है हमारा, पहला हम स्टेज में क्या करेंगे, ये एक नोड जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, पहले स्टेज के अंदर हम डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे और दूसरे स्टेज के अंदर हम सर्वर को रन कर देंगे। तो पहला हमारा जो स्टेज होगा उसको हम लिखेंगे एज डेप्थ, यानी हमारा जो पहला स्टेज है उसको उसके लिए हमें चाहिए नोड 22 अल्पाइन की इमेज, उसका नाम क्या है, डिपेंडेंसी, यानी डेप्थ हमारे पहले स्टेज का नाम है। उसके बाद हमने
सेम उसको वर्क डायरेक्टरी असाइन करनी है। हमारा सारा प्रोजेक्ट और सब कुछ कहाँ पे स्टोर होगा, स्लैश ऐप के अंदर। ये हमने लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे पैकेज डॉट जेसन को। कहाँ पर कॉपी करेंगे, डॉट स्लैश के अंदर। हमने पैकेज डॉट जेसन को करंट फोल्डर से डॉट स्लैश यानी ऐप डायरेक्टरी के अंदर कॉपी कर दी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रन npm इंस्टॉल। सेम जिस तरह हमने पिछले नोड.जेएस ऐप को डॉकराइज किया था, ये बिल्कुल उस तरह ही होगी। अब हमने क्या किया, पैकेज जेसन को कॉपी किया और npm इंस्टॉल से उसको रन कर दिया। रन करने के बाद अब हमारा एक स्टेज कंप्लीट हो जाएगा। हमने क्या, इस स्टेज में हमने क्या किया, वर्किंग डायरेक्टरी बनाई है, पैकेज जेसन को कॉपी किया है और npm इंस्टॉल करके जितने भी हमारे पैकेजेस हैं उनको इंस्टॉल कर लिया। ये हमारा एक स्टेज जो स्टेज है वो हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेज किसका बनाएंगे, रनिंग करने, रनर स्टेज होगा जिसमें वो हमारा जो नोड.जेएस का बैकएंड होगा वो रन होगा। तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, कमेंट्स लिख लेते हैं यहाँ पे। जिस तरह स्टेज 2 है, ये पहले वाला था स्टेज 1 और ये था डिपेंडेंसी स्टेज, और ये होगा रनर स्टेज या फिर इसे सर्व स्टेज भी आप कह सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, वही सेम हम क्या करेंगे, एक बेस इमेज लेंगे। इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए क्या चाहिए, उसके लिए डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने के लिए भी नोड.जेएस की ही इमेज चाहिए थी, और रन करने के लिए भी क्या ही चाहिए, नोड.जेएस की इमेज ही चाहिए हमें। नोड 22 अल्पाइन अल्पाइन, और इसे ले लेते हैं एज रनर। इस स्टेज का हमारा नाम क्या है, रनर। पहले स्टेज का नाम था डेप्थ यानी डिपेंडेंसीज। और सेम वर्क डायरेक्टरी फाइन कर देंगे इसको भी। वर्क डायरेक्टरी हमारी क्या होगी, स्लैश ऐप होगी, वही सेम। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने पिछले स्टेज के अंदर npm इंस्टॉल करके npm इंस्टॉल करते हैं तो क्या होता है, नोड मॉड्यूल का एक फोल्डर बन जाता है। तो हमने पिछले स्टेज से नोड मॉड्यूल का फोल्डर कॉपी करना है इस स्टेज के अंदर। हमने npm इंस्टॉल रन नहीं करना। हाँ, नोड मॉड्यूल्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं पहले स्टेज के अंदर, हमने बस वहां से उठा के करंट डायरेक्टरी के अंदर ले आने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉपी ओके। मेरी आवाज़ आ रही है, क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, प्रॉब्लम है? ओके ओके, लाइट चलेगी, ये मुझे नेट नहीं गया, लाइट चलेगी, लाइट ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। ओके, हमने क्या करना है, पिछले स्टेज से नॉन मॉड्यूल्स को कॉपी करना है इस स्टेज के अंदर वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, कॉपी आगे डैश डैश फ्रॉम। कहाँ से कॉपी करना है, डेप्थ स्टेज के अंदर से। हमारे पिछले स्टेज का नाम क्या था, डेप्थ। अगर यहाँ पे उसका नाम होता ना, रनर होता, स्टेज 1 होता, तो हम यहाँ पे क्या देखते, कॉपी फ्रॉम स्टेज 1 लिख देते। जो हमारे स्टेज का नाम होगा वो हमने यहाँ पे लिखना है। स्टेज 1 से हमने कॉपी करना है। क्या कॉपी करना है, स्लैश कहाँ से कॉपी, उसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे, स्लैश ऐप स्लैश नोड मॉड्यूल्स। ये स्लैश ऐप स्लैश नोड मॉड्यूल्स, और कहाँ पर कॉपी करना है, डॉट स्लैश नोड मॉड्यूल्स के अंदर। यानी हमने पिछले स्टेज डेप्थ वाले स्टेज से स्लैश ऐप स्लैश नोड मॉड्यूल्स के अंदर जितना भी डाटा था वो हमने कहाँ पे कॉपी कर लेना है, डॉट स्लैश नोड मॉड्यूल्स के अंदर। और हमने क्या किया, जब भी हम कोड चेंज करेंगे हमें डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेंगी। हम पिछले स्टेज से वही पुरानी डिपेंडेंसी उठा के नए स्टेज के अंदर सिर्फ ले आएंगे। डिपेंडेंसीज हमारे पास आ गई हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा रेस्ट ऑफ द कोड था हम वो कॉपी कर लेंगे। अब बेटर तरीका होता है, अब आप सिंपल यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, जिस तरह हमने पहले नोड.जेएस की ऐप ने किया है, कॉपी डॉट स्पेस डॉट, जितना सारा डाटा है वो आ जाएगा। लेकिन हमें नोड.जेएस की एप्लीकेशन को रन करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक पैकेज जेसन चाहिए होती है और सोर्स कोड चाहिए होता है हमें। हमें और पैकेज लॉक जेसन हो गई, टीएस कॉन्फिग हो गई, जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है कि हमें वो चाहिए होती हैं। हमें वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती तो हम सिंपल कॉपी डॉट डॉट भी कर सकते हैं। लेकिन प्रोडक्शन वे या बेटर वे क्या होता है, अब जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं सिर्फ उनको कॉपी करो, ताकि हमारा जो एंड पे हमारा जो इमेज का साइज होगा वो कम से कम हो। दैट्स द मेन गोल कि हमारा इमेज का साइज कम से कम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कॉपी पैकेजेशन, कहाँ पे, करंट डायरेक्टरी के अंदर पैकेजेशन कॉपी कर लिया हमने। और क्या चाहिए हमें, सोर्स कोड चाहिए। कॉपी सोर्स कोड हमारे पास है सोर्स फोल्डर के अंदर। जितना भी सब कुछ है वो कहाँ पे कॉपी कर दो, डॉट स्लैश सोर्स फोल्डर के अंदर। हमने सोर्स कोड कॉपी कर लिया, पैकेज जेसन कॉपी कर ली है,
उसके बाद हमने क्या करना है, कॉपी करने के बाद फिर एक्सपोज करना है पोर्ट, कि कौन सा पोर्ट के ऊपर ये रन होगा। हमारा जो बैकएंड है वो 5000 के अंदर पोर्ट के ऊपर रन हो रहा है। मैं आपको जब हमने चलाया था प्रोजेक्ट इससे पहले बैकएंड का, तो आपने वहाँ पे देखा होगा, वहाँ पे लिखा हुआ था सर्वर इज रनिंग ऑन लोकल होस्ट 5000। तो हमने 5000 के ऊपर हमारा बैकएंड का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो हमने यहाँ पे एक्सपोज भी कौन सा पोर्ट किया है, 5000 एक्सपोज कर दिए। और एंड में हमारी जो कमांड आती है वो होती है CMD। हमने कमांड लाइन के ऊपर, CMD मतलब कमांड लाइन, कमांड लाइन के ऊपर हमने कौन सी कमांड रन करनी है, नोड ये और फिर कोमा डाल के सर्वर डॉट जेएस, इसमें हम इंडेक्स डॉट जेएस नहीं है, इसके अंदर सर्वर डॉट जेएस है, और वो कहाँ पे है, सोर्स डायरेक्टरी के अंदर। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टरी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सोर्स स्लैश सर्वर डॉट जेएस। अब हमने ये हमारा ये होती है मल्टी स्टेज बिल्ड्स। एक स्टेज के अंदर हमने डिपेंडेंसी इंस्टॉल की, दूसरे स्टेज के अंदर हमने उन डिपेंडेंसीज को कॉपी किया, सारा सोर्स कोड कॉपी किया, पोर्ट एक्सपोज किया, और हमने कमांड लाइन की मदद से उस सर्वर को रन कर लिया। नोड सर्वर डॉट जेएस हमारा सर्वर रन हो जाएगा। यहीं पे हम इसको कंट्रोल O एंटर कंट्रोल X करते हैं, ये हमारी डॉकर फाइल रन बन चुकी है। अगर हम अभी इसको बिल्ड करेंगे, इसे रन करेंगे, तो क्या होगा, ये नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसका ENVs इसको चाहिए होती हैं। ENVs हम इसको, अच्छा ENVs को प्रोवाइड करने का ना एक तरीका ये भी है कि आप जब हम कमांड को रन कर रहे होते हैं ना, डॉकर रन की कमांड, हम रन टाइम पे ENVs प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर कोई भी मंच का प्रोजेक्ट बनाए हो तो आपने देखा होगा मोस्टली जो ENVs होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, 15-20 होती हैं। तो आप उन सबको कमांड के जरिए प्रोवाइड नहीं कर सकते, बहुत बड़ी कमांड बन जाएगी और मोस्टली एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता होता है डॉकर कंपोज। आप वहाँ पे सिंपल एक ENV फाइल बना के तो वहाँ से प्रोवाइड भी कर सकते हैं। हम देखेंगे आगे किस तरह प्रोवाइड करेंगे। अभी हमने बैकएंड की, अभी फिलहाल हम स्टेप बाय स्टेप सारा काम करते हैं। बैकएंड की हमने डॉकर फाइल बना ली है, अब हम जाते हैं फ्रंट एंड की डॉकर फाइल की तरफ। cd डॉट डॉट स्लैश क्लाइंट, ओके। यहाँ पे हम बना लेते हैं डॉकर फाइल नैनो डॉकर फाइल, डॉकर फाइल ओपन हो चुकी है, ओके। ये जिस तरह नोड.js की डॉकर फाइल बनी थी, इसकी भी डॉकर फाइल बिल्कुल सेम टू सेम ही होगी, कोई डिफरेंस नहीं होता। इसके लिए रिएक्ट जो हमारा फ्रंट एंड है इस प्रोजेक्ट का, वो रिएक्ट के अंदर है। रिएक्ट को रन करने के लिए क्या चाहिए होता है, नोड.js ही चाहिए होता है। तो हम भी वही ले लेंगे, नोड फ्रॉम नोड 22 अल्पाइन। अच्छा, अब रिएक्ट की एप्लीकेशन है ना, इसमें हमारे 3 स्टेजेस होंगे। जिस तरह नोड.js की एप्लीकेशन थी उसमें क्या थे, हमारे 2 थे, एक में डिपेंडेंसी इंस्टॉल की और एक में हमने रन कर दिया। इसमें हम क्या करेंगे, एक में डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे, एक में उस रिएक्ट एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे, और फिर थर्ड के अंदर उसको इंजीनियर्स के साथ सर्व करेंगे। मैं आपको भी स्टेप बाय स्टेप आएगा, मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे पहले स्टेज का नाम है हमारा डेप्थ, यानी हम इसमें डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे। 22 अल्पाइन लिया, डेप्थ के जरिए ऐसा नेम दे दिया डेप्थ, और फिर इसका हमने वर्किंग डायरेक्टरी प्रोवाइड करनी है, वर्क dir/app, ये हमारी वर्किंग डायरेक्टरी हो गई। और उसमें वही कॉपी पैकेज डॉट जेसन डॉट स्लैश के अंदर हमने पैकेज जेसन को कॉपी कर दिया और रन कर दिया npm इंस्टॉल। इससे क्या होगा, हमारा जो पैकेज जेसन कॉपी होगी, और पैकेज जेसन कॉपी होने के बाद हमारे जितने भी डिपेंडेंसीज हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगी। फिर आएगा हमारा सेकंड स्टेज। उसके अंदर हम क्या करेंगे, सेम वही नोड.js की इमेज लेंगे, 22 अल्पाइन एज, ये हमारा स्टेज क्या होगा, बिल्ड स्टेज होगा। हमने नोड.js को जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है उसको बिल्ड करना है। आपको पता है जब रिएक्ट की एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं तो क्या इंडेक्स और HTML और काफ़ी सारी CSS और JS की फाइल्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो ये उसके अंदर भी हमने वही npm बिल्ड ही रन करना है। तो उसका इस वाले स्टेज का नाम होगा फ्रॉम नोड 22 अल्पाइन, स्टेज का नाम है बिल्ड। बिल्ड के स्टेज के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वर्क डायरेक्टरी वही सेम स्लैश ऐप होगी इसके अंदर भी, और आपको नोड मॉड्यूल्स पिछले स्टेज से कॉपी करने हैं करंट स्टेज के अंदर, वही जिस तरह नोड.js का बैकएंड का हमने किया था सेम उसी तरह ही होगा ये भी। कॉपी कहाँ से कॉपी करना है, फ्रॉम इक्वल टू डेप्थ, क्या कॉपी करना है, डिपेंडेंसी से आपने क्या चीज़ कॉपी करनी है, स्लैश ऐप स्लैश नोड मॉड्यूल्स, और कहाँ पर कॉपी करने हैं, डॉट स्लैश नोड मॉड्यूल्स। ये हमने नोड मॉड्यूल्स को पिछले स्टेज से कॉपी कर ली है। और उसके बाद आपने जो रिमेनिंग सोर्स कोड है
वो कॉपी करना है, कॉपी डॉट डॉट, इतना सोर्स कोड होगा हमारा वो सारा कॉपी हो चुका है। हमारे पास सारा सोर्स कोड भी आ गया और सारा सोर्स कोड भी आ गया और नोड मॉड्यूल भी हमारे करंट डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इस पे बिल्ड निकालनी है नोड जेएस की, रिएक्ट की बिल्ड निकालने के लिए वही सेम कमांड है, रन npm रन बिल्ड। इस कमांड से क्या होती है, रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन बिल्ड हो जाती है, बिल्ड होकर इंडेक्स और एचटीएमएल क्रिएट हो जाएगी। अब हमारा आएगा यहाँ पे थर्ड स्टेज, जो कि होता है सर्व स्टेज, जिसमें हम अपनी जो रिएक्ट एप्लीकेशन है उसको सर्व करेंगे यानी रन करेंगे। बिल्डिंग करने के बाद आपको पता है इंडेक्स और एचटीएमएल की फाइल क्रिएट हो जाती है, उसको सर्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे एनजीएनएक्स। एनजीएनएक्स क्या होता है, आप लोगों में काफ़ी कुछ लोगों को पता है, किसी को पता है एनजीएनएक्स क्या होता है? किसी ने एनजीएनएक्स के बारे में स्टडी किया है या कभी यूज़ किया है एनजीएनएक्स? एनीवन? नो, ओके। एनजीएनएक्स मैं आपको बताता हूँ। एनजीएनएक्स एक बेसिकली एक ओपन सोर्स सर्वर है। ये खोल लेते हैं यहाँ पे एनजीएनएक्स। एनजीएनएक्स क्या करता है, एनजीएनएक्स के 4 फंक्शनलिटी। एनजीएनएक्स एज अ वेब सर्वर भी एक्ट करता होता है, एज अ वेब सर्वर, एज अ रिवर्स प्रॉक्सी, एज एन एपीआई गेटवे और एज अ लोड बैलेंसर। एनजीएनएक्स क्या है, एनजीएनएक्स बेसिकली एक ओपन सोर्स सर्वर है जिसको आप एज अ वेब सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ रिवर्स प्रॉक्सी भी यूज़ कर सकते हैं। यानी जब भी आप प्रोडक्शन ग्रेड पे अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते होते हैं ना, आप डायरेक्ट अपना जो फ्रंट एंड का पोर्ट है उसे ओपन नहीं करते होते, कर नहीं देते कि कोई भी आके डायरेक्ट आपके फ्रंट एंड के सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट कर दे। ये ऐसा कभी भी नहीं होता। जो है आप सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, एक रिवर्स प्रॉक्सी यूज़ करते होते हो। रिवर्स प्रॉक्सी क्या होती है, वो इस तरह का एक सर्वर होता है जो कि आपके जो फ्रंट एंड का सर्वर है ना, यहाँ पे फर्ज करें आपका एक फ्रंट एंड का सर्वर है यहाँ पर, और तो वो आप क्या करोगे, एक रिवर्स प्रॉक्सी के सर्वर क्रिएट करोगे और क्रिएट करने के बाद ना अपने एक फ्रंट एंड के सर्वर के आगे ना यहाँ पे उसके बिठा दोगे। ये हो गया एनजीएनएक्स। और यूं यूं इस तरह वर्क करता होता है। अब जो भी रिक्वेस्ट आएगी ना, जो भी यूजर फर्ज कर रहे हैं, मैं एक उस ऐप को यूज़ करने वाला हूँ, तो वो कहाँ पे जाएगी, सबसे पहले जाएगी एनजीएनएक्स के ऊपर। एनजीएनएक्स उसको भेजेगा फ्रंट एंड के ऊपर। इससे फ़ायदा क्या होगा, हमने जो एक्स्ट्रा स्टेप ऐड कर दिया, इससे फ़ायदा क्या होगा, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप उस एपीआई लोड बैलेंसर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने फ्रंट एंड के 3 से 4 सर्वर यूज़ कर बना दिए, आपका लोड बहुत ज़्यादा है, आपके 1 मिलियन यूजर्स हैं, लोड बहुत ज़्यादा है, एक सर्वर का लोड पूरा नहीं हो रहा, आपने 4 सर्वर्स क्रिएट कर दिए। 4 सर्वर्स क्रिएट करने के बाद आप लिनक्स में उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, तो क्या करेगा, पहले रिक्वेस्ट पहले सर्वर के पास, दूसरी दूसरे के पास, तीसरी तीसरे के पास, चौथी चौथे के पास, खुद ब खुद जितने भी रिक्वेस्ट होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। फिर सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। आपका अपने फ्रंट एंड के जो सर्वर है उसको डायरेक्ट एक्सपोज नहीं कर रहे आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड के लिए। आप जितने भी रिक्वेस्ट आएंगे पहले एनजीएनएक्स के पास जाएंगे। एनजीएनएक्स में आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह लिख सकते हो, कोई भी अगर आप वहाँ पर रेट लिमिटिंग लगा सकते हो, या कोई भी इस तरह की अपने इस तरह का आईपी एड्रेस है जो कि सस्पिशियस लग रहा है, आप वहाँ से उसको रिमूव कर सकते हो। तो सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है। वैसे काफ़ी लंबी एक्सप्लेनेशन है, मैं सारी बताऊंगा तो मोस्टली सेशन एनजीएनएक्स के ऊपर ही एक डेडिकेटेड सेशन है वो हो सकता है। हम उसको फिलहाल आप इतना समझ लें कि ये इसलिए होता है कि ताकि आपके जो फ्रंट एंड है उसको सिक्योर किया जा सके और जितने भी आपके जो यूजर्स आएंगे ना उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो हम वापस उस पर चले जाते हैं। अब इसमें हमें सर्व करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एनजीएनएक्स। सर्व करने के लिए हम नोड जस्ट रिमेंबर यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, एनजीएनएक्स। फ्रॉम, इसका जो फ्रॉम लिखा जाएगा वो किस तरह लिखा जाएगा, फ्रॉम एनजीएनएक्स अल्पाइन। एनजीएनएक्स का कोई वर्जन नहीं है, एक ही वर्जन है, तो 22 23 लिखने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम एनजीएनएक्स अल्पाइन, और ये हमारे स्टेज का नाम क्या होगा, रनर स्टेज। ये हमारा रनर स्टेज आ गया। अब हमने क्या करना है, कॉपी करना है। हमने नोड मॉड्यूल्स कॉपी नहीं करने,
हम नोड मॉड्यूल्स पहले स्टेज में कॉपी कर लिए थे, हमने बिल्ड पे निकाल दिया। बिल्ड निकालने के बाद क्या बनता होता है, रिएक्ट के जब हम बिल्ड निकालते हैं एक डिफ्ट का फोल्डर बन जाता होता है, आप लोगों को पता होगा। तो डिफ्ट का फोल्डर बनने के बाद उसको डिफ्ट के फोल्डर को हमने सिर्फ कॉपी करना है। कॉपी फ्रॉम कहाँ से करना है, हमारा पिछला स्टेज था बिल्ड, बिल्ड से हमने कॉपी करना है क्या चीज़, स्लैश ऐप स्लैश डिस्ट। हाँ, डिस्ट में बनता होता है, कहाँ पर कॉपी करना है, स्लैश USR स्लैश शेयर स्लैश nginx और स्लैश HTML। ये क्या चीज़ है, आप लोग कहेंगे ये स्लैश USR स्लैश शेयर स्लैश nginx। जब भी आप लोकली nginx को इंस्टॉल करते हैं ना, वो इस डायरेक्टरी के अंदर जो ये जो हमने डायरेक्टरी लिखी है ना, ये डायरेक्टरी, इस डायरेक्टरी के अंदर वो क्या करता होता है, एक छोटी सी ना HTML फाइल क्रिएट कर देता होता है। और जो nginx वो चलता किस पोर्ट के ऊपर है, 80 पोर्ट के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपने nginx अपने लोकली इंस्टॉल किया और उसे रन किया, उसके बाद आप जो पोर्ट 80 पे जाएंगे ना, तो एक छोटी सी आपको एक फाइल दिखा रहा होगा, वो होती HTML फाइल। nginx क्या करता होता है, डिफॉल्ट में ना उसे एक HTML फाइल को रन कर रहा होता है। अब आप हमने क्या किया, जहाँ पे जिस डिफॉल्ट फाइल को वो रन कर रहा था ना, हमने उस HTML फाइल को रिप्लेस कर दिया है अपने डिफ्ट के अंदर, जो हमारी करंट रिएक्ट की जो इंडेक्स डॉट HTML फाइल थी ना, उसके साथ रिप्लेस कर दिया है। तो अब क्या होगा, हम जब पोर्ट 80 पे जाएंगे तो हमें क्या सर्व मिलेगा, जो हमारी ऐप थी उसकी जो इंडेक्स डॉट HTML थी वो हमें सर्व हो जाएगी। तो हमारा ऑटो पे हमारा क्या हो गया, nginx का रिवर्स प्रॉक्सी यूज होना शुरू हो गया। ये बेसिक एक्सप्लेनेशन है, वो उसकी सिर्फ इतनी है कि हमने क्या कर दिया, nginx का रिवर्स प्रॉक्सी यूज किया, हमने डिस्क के अंदर इंडेक्स डॉट HTML को nginx की इंडेक्स के HTML के साथ रिप्लेस कर दिया। हो गई है रिप्लेस। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको रन करना है, nginx को रन है, सॉरी इससे पहले हमने इसको एक्सपोज करना है। nginx मैंने आपको बताया किस पोर्ट पर रन होता है, 80 पोर्ट के ऊपर रन हो गया। तो उसके बाद हमने इसे रन करेंगे cmd नोड, उसको चलाने के लिए चाहिए होता है, सॉरी, nginx कॉमा -g कॉमा और daemon सॉरी daemon ऑफ। ओके, इट इज लुकिंग फाइन। ये आप इस कमांड का मतलब क्या है, nginx किसी भी एप्लीकेशन में जब रन करता होता है ना, वैसे बैकग्राउंड सर्विस रन करता होता है, लेकिन डॉकर के अंदर जब भी कोई भी बैकग्राउंड सर्विस ना वो रन होती है ना, तो डॉकर ऐसे कुछ देर के बाद ना किल कर देता होता है। तो हम उसे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया डेमन को ऑफ कर दो, यानी ऐसा बैकग्राउंड सर्विस रन ना करो, ऐसा फॉरग्राउंड सर्विस रन करो, ताकि हमारी एप्लीकेशन है वो किल ना हो, nginx किल ना हो, इसलिए हमने ये कमांड यूज़ की है। बस ये हमारी मल्टी स्टेज बेस्ड थी रिएक्ट की। पहले स्टेज के अंदर हमने उसको डिपेंडेंसी इंस्टॉल की, दूसरे स्टेज के अंदर हमने उसको बिल्ड किया, और थर्ड स्टेज के अंदर हमने उसे क्या किया, हमने उसे रन कर दिया, एक रन ऑफ स्टेज nginx के जरिए उसके सर्व कर दिए। अब कंट्रोल O एंटर, कंट्रोल X। अब हम बनाएंगे यहाँ पे हमारी सर्वर की डॉकर फाइल भी बन गई है, क्लाइंट की भी बन गई है। अब हमें बनानी पड़ेगी डॉकर कंपोज, ताकि हम दोनों डॉकर के कंटेनर्स को रन कर सकें। डॉकर कंपोज हम कहाँ पे बनेंगी, रूट फोल्डर के अंदर। अब हम कहाँ पे हैं, रूट फोल्डर के अंदर आ गए हैं, हमारी क्लाइंट की डॉकर फाइल भी बन गई है, सर्वर की भी बन गई है। अब हमें बनानी पड़ेगी इसकी डॉकर कंपोज। डॉकर कंपोज अगर हम हाथ से लिखते हैं तो आधा घंटा और लग जाएगा। अगर मैं आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूं और आपको वन बाय वन इसको सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूं, दैट वुड बी गुड, आई थिंक, वेरी गुड। ओके, मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट बाय हैंड, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 का सेशन हो चुका है, हम उसको दोबारा, अगर दोबारा हम उसको रन करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। वट आई विल डू इज़ कॉपी and I will paste it and then I will show it. Just 1 minute.
ओके, होपफुली मेरी स्क्रीन शो हो रही है। ये मैंने कॉपी कर ली है पूरी डॉकर कंपोज फाइल। अब मैं आपको वन बाय वन उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ लाइन बाय लाइन। वो इतनी बड़ी फाइल अगर हम लिखने बैठे तो अगेन जो है मैंने कहा आधे घंटा इसके अंदर ही लग जाना था। इसके जो सबसे पहली लाइन है वो लिखी हुई वर्जन। जिस तरह वर्जनिंग होती है ना डॉकर की, टैग्स की वर्जनिंग होती है डॉकर की इमेज, इस तरह डॉकर कंपोज की भी आप वर्जनिंग कर सकते हो। वैसे अब ये मेरे ख्याल में शायद ऑब्सोलीट हो चुका है, पुराने वर्जन में यूज़ होता है, अब आई थिंक यूज़ नहीं होता। तो ये पहली लाइन है सर्विसेज। इसके सर्विसेज का एक ब्लॉक होता है। सर्विसेज के ब्लॉक के अंदर हम सारे जितनी भी हमारे सर्विसेज है ना, उनको हम डिफाइन करते होते हैं। हमारी सर्विसेज कौन कौन सी हैं? मोंगोडीबी है, रेडिस है, रेडिस के अलावा बैकएंड है और फ्रंट एंड है। चार चीज़ें हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जो चाहिए ना, वो चार चीज़ें हैं। बैकएंड मोंगोडीबी चाहिए जो हमारे प्राइमरी डाटाबेस है, रेडिस चाहिए जो कि हमारी कैशिंग के लिए और रेट लिमिटिंग के लिए यूज हो रही है इस प्रोजेक्ट के अंदर, और बैकएंड चाहिए जो कि सर्वर फोल्डर के अंदर है, और फ्रंट एंड चाहिए जो कि क्लाइंट फोल्डर के अंदर है। अब इन लाइन का मतलब क्या, हमने क्या लिया सर्विस, पहली सर्विस का नाम क्या है? मोंगोडीबी। इमेज इस सर्विस को रन करने के लिए इमेज कौन सी चाहिए? मोंगो 7, यानी इस हम मोंगो डीबी की ऑफिशियल इमेज यूज करें। जैसे हमने नोट 22 अल्पाइन यूज की थी ना, जो कि डॉकर हब के ऊपर पड़ी हुई थी, हमने ये मोंगो डीबी की ऑफिशियल इमेज यूज की है जो कि डॉकर हब के ऊपर ऑफिशियल ऑब्वियसली पड़ी हुई है। वहां से आप कॉपी करके आपने उस इमेज का यहाँ पे नाम लिख देना है। कंटेनर का नेम हम अपने जो लोकली कंटेनर का नेम क्या दे रहे हैं? टू डू ऐप है, उन्होंने उसको मोंगो नाम दे दिया। वॉल्यूम्स, अब वॉल्यूम्स क्या होते हैं? पीवीसी वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल अगर हम एक डॉकर कंटेनर रन करते हैं मोंगोडीबी का, उसके बाद हम न्यू चेंजेस लेके आते हैं, हमारी ऐप में न्यू चेंजेस आई, हम क्या करते होते हैं? पहले कंटेनर्स को स्टॉप करेंगे, न्यू चेंजेस को पुल करेंगे और फिर कंटेनर को दोबारा रन कर देंगे। अगर हम ये वॉल्यूम वाला जो सेक्शन है ये यूज नहीं करेंगे ना, तो उससे क्या होगा? हमारा जो पैसा डाटा होगा ना मोंगोडीबी का, वो सारा क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। एक बार कंटेनर डिस्ट्रॉय हो गया, उसके अंदर जितना भी डाटा था वो डिलीट हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक उबुंटू का कंटेनर रन किया, उबुंटू कंटेनर आपने काफ़ी सारी उसमें फाइल्स क्रिएट कर ली, काफ़ी सारा डाटा उसके अंदर कॉपी कर लिया, बना लिया, फाइल्स क्रिएट कर ली, उसके बाद आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। जितने भी फाइल्स क्रिएट होंगी सारी क्या हो जाएंगी? डिलीट हो जाएंगी। लेकिन आप उससे बचने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? वॉल्यूम, यानी जो जितना भी वो डाटा था ना, वो इंस्टेड ऑफ सेविंग इट इन कंटेनर आप उसे लोकली सेव कर सकते हैं। लोकली क्या होगा? मेरे करंट जो लैपटॉप है ना, उसके स्लैश डेटा के जो डायरेक्टरी है उसके अंदर वो जो डाटा होगा वो उसका सेव हो जाएगा। फिर जब हम उसको EC2 पर डिप्लॉय करेंगे तो वहाँ पे जाके वो सेव हो जाएगा। तो लोकली डाटा को प्रिजर्व करने के लिए, ताकि हम दोबारा कंटेनर रन करें ना, तो वो क्या करेगा? वही सेम डाटा को दोबारा पिक कर लेगा, उधर ही डाटा को पेस्ट करेगा और वहीं से डाटा दोबारा पिक कर लेगा, ताकि हमारा डाटा है वो डिस्ट्रॉय ना हो। नेटवर्क क्या होता है? अब आपने एक बैकएंड का कंटेनर क्रिएट किया, एक फ्रंट एंड का क्रिएट किया, एक बैकएंड नोड सॉरी मोंगोडीबी का क्रिएट किया, उन दोनों सब की जो जितनी भी कन्वर्सेशन है वो कन्वर्सेशन होगी किस तरह, वो आपस में बात किस तरह करेंगे? जो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपने फ्रंट एंड का एक कंटेनर रन कर दिया, फिर आपने बैकएंड के भी कंटेनर रन कर दिया, आपने बैकएंड के जो सर्वर है उसको अपना जो एपीआई हिट करनी है, उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? आपको सबसे पहले बैकएंड का जो कंटेनर रन हो रहा होगा ना, उसकी आईपी एड्रेस मालूम करना पड़ेगा। आईपी एड्रेस मालूम करके उसकी कमांड होती है, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रही वो कमांड से, वो आईपी एड्रेस आ जाएगा। आईपी एड्रेस के बाद आपको लिख के फिर आप उस पर हिट कर सकते हो। वैसे आप नहीं कर सकते। लेकिन आईपी एड्रेस तो हर बार चेंज हो जाएगा, तब हर बार चेंज तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है? आप एक नेटवर्क क्रिएट कर लेते हो। नेटवर्क हमने क्या किया है? टू डू का नेटवर्क क्रिएट कर लिया, जिससे आप यहाँ पे देखेंगे ना, मोंगोडीबी में वही यूज़ हो रहा है, रेडिस में भी वही यूज़ हो रहा है, बैकएंड में भी वही यूज़ हो रहा है और फ्रंट एंड में भी वही ही यूज़ होगा। तो इसमें क्या होगा? सेम नेटवर्क, जो जितने भी सर्विसेज या कंटेनर्स है ना, वो सेम नेटवर्क के अंदर अगर वो लाई करते हैं तो वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग देयर नेम्स। किस तरह? मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये फिर हमने नेटवर्क उसको प्रोवाइड कर दिया, और उसके बाद हमने क्या किया कि हेल्थ चेक किया कि इधर हमारी मोंगोडीबी की जो इंस्टेंस है वो रनिंग भी है कि नहीं। हमने क्या एक कमांड रन कर रहे हैं, मंगोश। मंगोश आपको पता है मोंगोडीबी का शेल होता है, उसको इंटरेक्ट करने के लिए, जिसने पीजी शेल होता है, आई थिंक पोस्टग्रेस का होता है, इस तरह मंगोश होता है मोंगोडीबी का। ये हमने एक टेस्ट कमांड रन की है। ये दूसरी हमारी जो सर्विस है ना, वो है रेडिस की। रेडिस के लिए भी हमने सेम ऑफिशियल डॉकर हब से हम क्या यूज़ कर रहे हैं? रेडिस की इमेज यूज़ कर रहे हैं। कंटेनर का नाम है टू डू रेडिस, नेटवर्क वही टू डू नेटवर्क जो हमने ऊपर प्रोवाइड किया था। रिमेंबर, ये दोनों का नाम सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो डिफरेंट नेटवर्क क्रिएट हो जाएंगे और डिफरेंट नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे और हमें फिर एरर शो होंगे। और वही हेल्थ चेक आ गया। हेल्थ चेक में हम क्या कर रहे हैं? रेडिस CLI यूज़ कर रहे हैं। रेडिस के साथ कम्युनिकेट करने के वो रेडिस CLI यूज़ करना पड़ता है।
पिंग पिंग जब आप टाइप करते हो पोंग आगे से रिस्पॉन्स आता होता है, बेसिक रेडिस है, होपफुली आप लोगों को ये पता होगा। बैकएंड 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 हम बैकएंड की हमने इमेज यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे ना आप बैकएंड में इमेज प्रोवाइड करेंगे, दो तरीके होते हैं। आइदर हम यहाँ पे जिस तरह हमने ऊपर इमेज प्रोवाइड की है ना, हम यहाँ पे इमेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे इमेज लिखेंगे और आगे हम जो डॉकर हब के ऊपर हमारी हमने इमेज रखी थी सुफियान लियाकत, हमने अभी डॉकर फाइल लिखी है ना बैकएंड की, हम वहीं से बिल्ड करके डॉकर ऊपर पुश कर सकते हैं और यहाँ से क्या कर सकते हैं, वही इमेज का नेम डॉकर हब के ऊपर पुश हो चुकी है वो यूज कर सकते हैं। दूसरा वे क्या होता है कि हम वो डॉकर हब वाली इमेज यूज ना करें, हमारे पास क्योंकि कोड हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है और डॉकर फाइल भी पड़ी हुई है, तो हमने क्या कर दी है, हम उसे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिए, यानी इसकी जो इमेज है ना वो कहाँ से बिल्ड करनी है। तो हमने कॉन्टेक्स्ट कहाँ प्रोवाइड किया, स्लैश सर्वर के अंदर, यानी सर्वर के फोल्डर के अंदर ना इसकी इमेज पड़ी हुई है और इमेज वहां से उठानी है अपने इमेज और उसको बिल्ड करके इमेज क्रिएट करनी है और उस इमेज को यूज करना है आपने। ये है बिल्डर कॉन्टेक्स्ट, मतलब ये। बाकी कंटेनर नेम वही कोई भी प्रोवाइड कर सकते हो, कुछ भी नाम दे दो आप उसको, टू डू बैकएंड। पोर्ट, अब उसके पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट आपने एक्सपोजर हम क्योंकि इसको डॉकर रन की मदद से तो रन ही नहीं करने वाले, हम डॉकर कंपोज से करेंगे, तो हम वहाँ पे हम पोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, जैसे हमने कमांड लाइन में प्रोवाइड किया था ना, -p करके एक फ्लैग प्रोवाइड किया था। यहाँ पे आप पोर्ट्स का एक सेक्शन होता है, अपने पोर्ट का सेक्शन देना है। यहाँ पे पोर्ट्स 5000 पोर्ट को 5000 के ऊपर हमने एक्सपोज कर दी है। और env फाइल बैकएंड को रन करने के लिए हम, जिस तरह मैंने आपको बताया था ना, env चाहिए होगी, हम उसे वैसे रन करेंगे तो क्या एरर थ्रो कर देगा, तो हमने env फाइल प्रोवाइड कर दी है। और env फाइल का नाम क्या है, .env। अब ये कहाँ पड़ी होनी चाहिए, सेम डायरेक्टरी में जहाँ पे डॉकर कंपोज हमारा कहाँ था, रूट फोल्डर के अंदर था। तो .env पे हम एक रूट फोल्डर के अंदर बनाएंगे और वहाँ पे सारी env स्टोर कर देंगे और वो उसको यहाँ पे यूज कर लेगा। डिपेंड्स ऑन, ये कहाँ पे अब ये डिपेंड्स ऑन का मतलब क्या, ये डिपेंड करता है मोंगोडीबी और रेडिस के ऊपर। जब तक मोंगोडीबी के कंटेनर और रेडिस का कंटेनर रन नहीं हो जाता, ये बैकएंड तब तक रन नहीं होगा, ये वेट करता रहेगा उन चीज़ों। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना, हम मोंगोडीबी का कंटेनर रन नहीं हुआ, हम पहले बैकएंड का कंटेनर रन करेंगे तो क्या होगा, एरर थ्रो हो जाएगा, वो मोंगोडीबी से कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। तो हमें यहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड कर दी, जब तक ये दोनों बिल्कुल सर्विस हेल्दी नहीं हो जाते तब तक बैकएंड कनेक्ट नहीं होना चाहिए। और नेटवर्क भी क्या होगा उसका, टू डू नेटवर्क और रीस्टार्ट अनलेस स्टॉप। अगर हमारा ये कंटेनर रन होता है और वो तो वो बिल्कुल रनिंग स्टेट में रहना चाहिए तब तक हम उसको खुद स्टॉप ना कर दें। खुद से आपने स्टॉप नहीं करना, फॉरग्राउंड सर्विस यूज़ करना है और उसको कंटिन्यूस हालत में उसे रनिंग में रहने देना है। और सेम फ्रंट एंड में जिस तरह बैक एंड की इमेज हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, फ्रंट एंड की भी उसी तरह ही है। बिल्ड आपने कहाँ से करनी है, क्लाइंट फोल्डर के अंदर डॉकर फाइल पड़ी हुई है, उसको डॉकर फाइल को लो, उसको बिल्ड करो और उस बिल्ड हुई इमेज को यूज़ करो। कंटेनर नेम हमने दे दिया टू डू फ्रंट एंड। पोर्ट्स, अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 3000 और 3000 नहीं यूज़ किया। हमने आपको जिस तरह मैंने बताया था ना, हम फ्रंट एंड को सर्व किस तरह करेंगे, एनजीएनएक्स से। और एनजीएनएक्स किस पोर्ट पे चलता होता है, 80 पोर्ट के ऊपर। तो हम 80 पोर्ट को एक्सपोज कर रहे हैं 3000 पोर्ट के ऊपर। ये वाला पोर्ट होता है ना, ये वाला 80 पोर्ट, ये होता है कंटेनर के अंदर का पोर्ट, और ये पहले वाला होता है, ये होता है हमारी लोकल मशीन का पोर्ट। तो कंटेनर के जो 80 पोर्ट को हम मैप कर रहे हैं लोकल मशीन के 3000 पोर्ट के ऊपर। जब हम इसको रन करेंगे ना, फिर हम 3000 को विजिट करेंगे, तो हमारा जो फ्रंट एंड होगा वो हमें शो होने लग जाएगा। और env फाइल इसको भी कौन सी चाहिए, वही सेम env फाइल। ये डिपेंड करता है बैकएंड के ऊपर। अब ये तो नहीं हमारा बैकएंड रन नहीं हुआ, हम पहले फ्रंट एंड रन कर लेंगे तो एरर थ्रो कर देगा, वो रिक्वेस्ट ही नहीं जाएंगी। तो हमने इसको हायरार्की प्रोवाइड कर दी है, पहले मोंगोडीबी और रेडिस रन होंगी पैरेलल के अंदर दोनों, फिर बैकएंड रन होगा और फिर फ्रंट एंड रन होगा। ये भी सेम ही नेटवर्क को यूज़ कर रहा है। और रीस्टार्ट अनलेस स्टॉप, ये वॉल्यूम जो हमने बताया वहाँ पे यूज़ किया था ना, यहाँ पे आपको बताना पड़ता है कौन सा वॉल्यूम आप क्रिएट करने वाले हैं। हमने यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट किया मोंगो डेटा, और यही सेम वॉल्यूम हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मोंगो डीबी के अंदर। मोंगो डेटा ये हम सेम यूज़ कर रहे हैं, और हम यहाँ पे हमने उसको पाथ प्रोवाइड कर दिया कहाँ पे स्टोर करना है। ये वॉल्यूम वही वाला डिफाइन हुआ हुआ है। और नेटवर्क, यहाँ पे आप नेटवर्क बना सकते हो, टू डू नेटवर्क हमने बनाया है। उसका ड्राइवर क्या है, ब्रिज। अब ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर डिफरेंट टाइप के ड्राइवर होते हैं डॉकर के अंदर। एक ब्रिज होता है, एक होस्ट होता है। अगर आपके जितने भी कंटेनर्स हैं वो सेम मशीन के अंदर रन हो रहे हैं तो आप यूज़ करोगे ब्रिज। अगर आपके जो कंटेनर्स हैं वो डिफरेंट मशीन के अंदर हैं, 2 कंटेनर मेरे इस लैपटॉप के अंदर हैं, 2 कंटेनर मेरे दूसरे लैपटॉप में हैं, वो तीसरे में हैं, उन सबको अगर आपने यूज़ करना है ना, अगर हो सकता है प्रोडक्शन के अंदर आपका एक कंटेनर एक पोर्ट के ऊपर हो, दूसरा एक मशीन के अंदर हो, दूसरा कंटेनर दूसरी मशीन के अंदर हो, तो उन सबको फिर आप क्या यूज़ करते होते हैं, होस्ट करते होते। लेकिन हमारा क्या है, मोस्टली आप जहाँ भी यूज़ करोगे मोस्टली ब्रिज ही यूज़ करोगे, क्योंकि मल्टी कंटेनर्स मल्टी सर्वर्स बहुत ही कम यूज़ होते हैं।
मोस्टली ब्रिज ही होता है, क्योंकि सेम ही मशीन के ऊपर आपके सारे कंटेनर्स रन हो रहे होते हैं। ये हमारी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी डॉकर कंपोज की। ये हम इसको सेव कर लेते हैं, एंटर। अब इसको रन करने का मेथड क्या है, इसका रन करने ये सब एक कमांड होती है, डॉकर कंपोज अप। हम ये कमांड लिखेंगे और ये क्या करेगा, फ्रंट एंड बैक एंड सारी चीज़ों को होपफुली रन कर लेगा, हमने कोई एरर नहीं किया तो। ओके ओके, इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। ओके, डॉकर कंपोज अप -d डिटैच मोड के अंदर हमें जितने भी लॉग्स हमें नहीं देखने, वो बैकग्राउंड पे लॉग्स को सारे को चलाओ, हमें सिर्फ आउटपुट दिखाओ उनकी। ये एक कमांड है डॉकर कंपोज अप। डॉकर कंपोज की कमांड है, इसमें क्या करें, तो पहले मोंगोडीबी की इमेज को लेगा, रेडिस की इमेज को लेगा और इन दोनों के कंटेनर्स रन करेगा। इसने रेडिस का कंटेनर रन कर दिया, मोंगोडीबी का भी कर दिया, टू डू बैक एंड का भी कर दिया, टू डू फ्रंट एंड का भी कर दिया। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये चारों कंटेनर रनिंग हैं भी कि नहीं। उसके लिए क्या कमांड थी, मैंने आपको बताया था, डॉकर ps। ये देखें डॉकर ps, हम देखेंगे यहाँ पे 4 जो हमारे कंटेनर्स हैं वो करंटली रनिंग में हैं, टू डू फ्रंट एंड, टू डू बैक एंड, रेडिस और मोंगो। ये पिछला हमारा नोड सर्वर भी रनिंग में है, इसको बेशक डाउन कर सकते हैं आप। 4 हमारे पास रनिंग में हैं, हमारे कंटेनर्स हैं। अब इसे चला कर देखते हैं कि आया चल भी रहा है या नहीं। क्या हमने हमें env प्रोवाइड की थी, एक मिनट, ls -al। ओके env, ओके env ऑलरेडी रूट फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें वैसे कोई सीक्रेट्स हैं नहीं। ओके, ये हमारे जो env थे जो कि इस प्रोजेक्ट को रन करने चाहिए, वो मोंगो URI 5 से 6 envs हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप देख सकते हैं, हमने अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, nano.env, यहाँ पे आप देखोगे ना MongoDB का जो URI है, हमने यहाँ पे लोकल होस्ट नहीं यूज़ किया, हमने क्या दिया MongoDB://MongoDB ही, हमने लोकल होस्ट नहीं यूज़ किया। क्यों नहीं किया, जैसे मैंने आपको बताया था, कंटेनर्स को आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमने क्या किया था, नेटवर्क क्रिएट किया था। नेटवर्क को जब हम यूज़ कर लेते हैं ना, तो दूसरे कंटेनर से हमने कम्युनिकेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उस कंटेनर का नाम। MongoDB का हमने कंटेनर रन किया था, उसका नाम क्या था, MongoDB। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, MongoDB। अगर वहाँ पे हमने कोई और नाम दिया होता ना उसके कंटेनर का, तो हम यहाँ पर वो यूज़ कर रहे होते। यहाँ पे हमने, अगर मैं आपको जाऊँ ना यहाँ पे कंट्रोल X कैट डॉकर कंपोज .yaml, यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो यहाँ पे हमारी जो सर्विस का नाम देखा जाता है, कंटेनर का नाम नहीं, सर्विस का नाम क्या है, MongoDB। तो वहाँ पे भी हमने लिखना है MongoDB cat.env। अगर और यहाँ पे अगर रेडिस सर्विस का नाम क्या था हमारी, रेडिस, तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, कहाँ गया, रेडिस://रेडिस। लोकल होस्ट नहीं, लोकल होस्ट का मतलब था करंट मशीन। तो अगर हम यहाँ पे लोकल होस्ट लिखेंगे ना, तो वो क्या करेगा, जो बैकएंड के जो कंटेनर होगा ना, वो अपने कंटेनर के अंदर देखने लग जाएगा कि यहाँ पर रेडिस रन हो रहा है कि नहीं। वहाँ पर रेडिस रन हो नहीं रहा होगा और वो एरर थ्रो कर देगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है जब आप डॉकर कंपोज यूज़ करेंगे। अब चेक करके देख लेते हैं ब्राउज़र के ऊपर जाके क्या आया, वो रन हो भी रहा है या नहीं। लोकल होस्ट हमने किस पे चलाया था, लोकल होस्ट 3000 के ऊपर, एंड बूम, ये देखें चल रहा है हमारा ये टू डू ऐप सी, द ग्रेटेस्ट प्रोजेक्ट जो हमने आज तक किया, टू डू एप्लीकेशन, वो करंटली रनिंग में है। चला कर भी देख लेते हैं कि सही से चल भी रहा है कि नहीं। लियाकत @gmail.com और पासवर्ड रख देते हैं 1 से 8। ओके, पासवर्ड मस्ट, अबे यार, ओके, टू डू एप्लीकेशन के लिए भी आपको सिक्योरिटी चाहिए और आपको पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना होगा। ओके, ये स्ट्रॉन्ग है, कॉपी कर लेता हूँ उसको, क्रिएट अकाउंट। ओके ओके, मैंने डमी ईमेल डाली थी और ये उसको शो करना शुरू हो गया। तो ये वर्क कर रहा है जिस तरह, क्योंकि रजिस्टर हमने किया और एक ईमेल चली गई होगी, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता ये ईमेल एग्जिस्ट भी करती भी होगी, मैंने डमी ईमेल डाली थी। तो हमारा प्रोजेक्ट जो हमने डॉकर कंपोज से रन किया था वो करंटली रनिंग में है। अब टाइम क्या हो गया, 9:23 हो चुके हैं। सो शुड वी एंड दिस लेक्चर हेयर, और हमें इसे AWS के ऊपर डिप्लॉय भी करना चाहिए।
ये आप लोग खुद कर लेंगे AWS के ऊपर, क्योंकि सेम ही है। आपने क्या करना है, अब मैं अभी ये रेपो है ना, मैं ऐसे गिटहब के ऊपर पुश कर दूंगा, बल्कि ये आप लोगों का काम है। आपने क्या करना है, एक AWS की इंस्टेंस क्रिएट करनी है, क्रिएट करने के बाद सिंपल वो जो रेपो होगी वो क्लोन करनी है, उसके अंदर डॉकर इंस्टॉल करना है। गूगल पे आप सर्च करेंगे ना, हाउ टू इंस्टॉल डॉकर ऑन लिनक्स, वो एक कमांड दे देगा, आपने कमांड रन करनी है, डॉकर डॉकर और डॉकर कंपोज दोनों इंस्टॉल हो जाएंगे। इंस्टॉल होने के बाद आपने क्या करना है, उनको उसको प्रोजेक्ट को रन करना है। होपफुली ये आप लोग कर सकते हैं। ऑलरेडी सेशन 2 घंटे का हो चुका है, तो हम अपने सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आप यहाँ पे QA का सेशन रख लेते हैं। आप कुछ जितने भी क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, जो हमने पूरा प्रोजेक्ट उसमें रन किया, जो जितना भी है, जो चीज़ आपने पूछनी है करंटली आप पूछ सकते हैं। अपने हैंड रेस कर सकते हैं, या वॉइस कर बोल सकते हैं, या हैंड रेस कर सकते हैं आप, या फिर चैट में पूछ सकते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन है। या आपका कोई भी सेशन है क्वेश्चन है तो आप चैट में पूछ सकते हैं, या फिर आप माइक ओपन करके हैंड रेस कर सकते हैं। हम 2 मिनट तक देखते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन आता है सही है, वरना फिर हम इस सेशन को एंड कर देंगे। लेट्स वेट फॉर 2 minutes here. ओके, इस प्रोजेक्ट को मैं पुश कर देता हूँ गिटहब के ऊपर। लेट्स ओपन दिस प्रोजेक्ट, जस्ट 1 minute। इससे हम पुश कर देते हैं गिटहब के ऊपर। बाद मैं उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप दोनों फाइल्स को देख भी सकते हैं। भूल गया, अटक क्यों गया भाई चंद्रा।
मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?